से मैं आप सबका प्यारा भाई देव लोहान आर्य देव लोहान आप सबके सामने। अमूमन तौर पर बहुत सारे भाइयों को एक शिकायत रहती है कि भाई बहुत सारी बातें होती हैं फेसबुक के ऊपर, बहुत सारी बातें दुनिया भर में होती हैं, तो लाइव आके उन बातों पे चर्चा बहुत कम होती है। और जो भी चर्चा होती है वो ऐसे लोग चर्चा करते हैं जिन लोगों को उस चीज का खुद को ही ज्ञान नहीं होता। पिछले दिनों एक भाई थे हमारे, उन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर बात करी। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में आपने जो बातें करी वो इस तरह की बातें करी कि भाई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ऐसा कोई कहीं पर भी जिक्र नहीं है। मनोज भाई कह रहे हैं कि बहादुरगढ़ से राम राम। राम राम भाई, जय श्री राम और हर हर महादेव, आपका सम्मान है। आवाज थोड़ी कम आ रही है, ये बात कही है अमन कंबोज भाई ने। भाई अब आवाज का अपना पंगा है और कम तो नहीं आनी चाहिए, अपने अपने फोन की थोड़ी थोड़ी आवाजें बढ़ाओ। और मैंने जहां रख रखा है ना फोन, शायद वो जो माइक है इसका, वो माइक इसका नीचे आ गया है। ओके, सारे ही कह रहे हैं तो भाई मैं इसको ओके हाथ में पकड़ लेता हूँ। हाँ, अब ठीक आ रही है आवाज? एक बार बताइए। ये है ना एक 10 सेकंड का लूप होता है, तो आप एक बार मेरे को बताइए कि अब आवाज कैसी आ रही है। काफी कुछ पिछली बार जब हम सब लाइव जुड़े थे ना, तो उसके बाद काफी कुछ चीजें दुनिया में, पूरी दुनिया में बदल गई हैं। किसान पुत्र विजय चौधरी, थोड़ा जोर से बोल लो, जय माता दी। ठीक है, तो आज हम है ना थोड़ी हर बात पे चर्चा करेंगे, और जो विस्तार से चर्चा होगी वो होगी जाट दिवस के जाटों के ऊपर। नए जाट बन चुके हैं, उनका पुराने जाटों से कोई लेना देना नहीं है, ये नए जाट हैं। ये इतने नए जाट हैं कि एक तरफा तो ये सारे के सारे नए जाट महादेव के जो शिवलिंग पूजन है उसको अंधविश्वास बताएंगे, और दूसरी तरफ जो ईद उल जुहा आएगी, बकर ईद जो आएगी, बकर ईद पे बधाई देते हुए घूमेंगे। तो गजब ही हो जाता है ना। मतलब एक चीज, एक मूर्ति पूजा चल रही है, उस मूर्ति पूजा में आप द्वैत को मानते हैं या आप अद्वैत को मानते हैं। एक तो जितने भाई ये फेसबुक पे पर्टिकुलरली आप जितने भाई देख रहे हैं, एक बार उन लोगों को टैग करो, और मैं यहां जोड़ूंगा जो लोग ये बातें करते हैं, जो लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि हम कबीलाई हैं। तुम कब से कबीलाई होगे भाई? और अगर तुम कबीलाई हो तो तुम झिंगा लाला हु करते हो घूमते होगे। कितने हजार साल पहले तक कबीलाई थे। जहां तक मेरी बात है, जहां तक मेरे पुरखों की बात है, जहां तक आप सबकी बात है, जो जो भाई आप इसको देख रहे हो, 8,500 साल पुरानी सभ्यता राखीगढ़ी में मिली है। राखीगढ़ी में पूरा का पूरा नगर मिला है। इसका मतलब 8,500 साल पहले तक तो हम कबीलाई नहीं थे। हमारे पास एक नगर था, हमारे पास एक व्यवस्था थी, हमारे पास एक गणतंत्र था। इति योद्धे गणतंत्र। तो उस टाइम तक तो हम नहीं थे भाई। तुम कबीलाई थे कब? तुमने कब झिंगा लाला हु कर ली? और एक बार मैं आप सारे के सारे भाई, जितने भाई भी देख रहे हैं, एक बार सारे के सारे भाई उन लोगों को यहां पे टैग करो यहां पे, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, और जो लोग हमेशा जैसे ही मतलब ये कहेंगे सारे जाट एक हो जाओ। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, किसी भी तरह की एकता की बात करना अच्छी बात है। लेकिन जब दूसरा आदमी कहेगा कि सिर्फ जाट जाट, क्यों सारे ही एक हो जाओ ना। ब्राह्मण ने क्या दोष किया भाई आपका? सैनी ने क्या दोष किया आपका? राजपूत ने क्या दोष किया आपका? गुज्जर ने आपका क्या दोष किया? तो वो क्यों नहीं एक साथ आ सकते आपके? आप एक तरफा तो ये कह रहे हो कि हे जाटो आ जाओ, तुम्हें ये खा जाएंगे। फिर हमेशा एक झुकाव जो मैंने इनका देखा, एक झुकाव इनका रहा है अरब के प्रति। अरे जो भी मेरा भाई अपना, मतलब ये मैं चाहता हूं कि दो तरफा संवाद हो। हम नहीं चाहते कि मैं बोलता रहूं यहां पे तोते की तरह पट 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 और आप सुनते रहे। अगर आपके मन में कोई भी चीज आती है तो आप बोलिए उसे।
जो पॉलिटिकल साहब हैं, इनका कहना है कि खुद का धर्म आदिकाल से सभ्यता का रूप रहा है और यह नीच लोग कबीलाई बनने पर गर्व महसूस कर रहे हैं। ये कोई एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि 800 साल तक मुगलों ने यहां पे राज किया, राइट। अगर आप सारे के सारे इस बात से सहमत हैं कि हाँ एक मुगल थे यहां पे और 800 साल तक वो यहां पे रहे, उस राज के प्रारूप अलग अलग हो सकते हैं, जैसा इन्होंने हमें किताबों में पढ़ाया वो प्रारूप नहीं था, वो प्रारूप बहुत अलग प्रारूप था। एकदम से मुगल गए कहां? कहां गए मुगल एकदम से? अगर एक घर का परिवार कहीं गांव बसाता है तो 800 साल में उस एक घर के 700 से 800 घर हो जाते हैं। 800 साल में 700-800 घरों का पूरा बड़ा गांव बस जाता है। तो तुम मुगल इतने सारे आए थे, तुम गए कहां एकदम से? चमत्कार हो गया, हवा में उड़ गए? नहीं, तुम्हारे अंदर छुप के बैठ गए, तुम्हारे अंदर छुप के बैठ गए, तुम्हारे नाम लेके बैठ गए, तुम्हारे गोत लेके बैठ गए और तुम्हें ही कबीलाई बताने लग गए, क्योंकि ये कबीलों से आए थे, अरब के कबीलों से। अरब के वो बर्बर कबीले जो आदमी खा जाया करते, क्योंकि और तो कुछ हुआ नहीं करता उस टाइम तक, तो पेट्रोल भी नहीं बिका करता। पेट्रोल भी अभी बिकना शुरू हुआ था 1880 के बाद इनके वहां पे शुरू हुआ था जो खुदाई शुरू हुई थी। और रॉकफेलर ने पहली, रॉकफेलर या रॉथस्चाइल्ड, इन्होंने पहला वो किया था वहां पे। तो ये लोग वहां से, ये वही लोग हैं, ये छुप के बैठ गए कि भाई ठीक है यहां पर कौन बैठे हैं, यहां पर जाखड़ बैठे हैं, मैं भी जाखड़ बन जाता हूं। 50 साल बाद किसको पता लगेगा कौन जाखड़? लेकिन हमें नहीं पता लगा, इनको सारी बातें पता लगी, सारी बातें पता लगी। अजीत भाई का जवाब दिया जाएगा ये बात पूरी करने के बाद। वो आज भी वही है, वो आज भी चाहते हैं कि तुम कबीलाई बन जाओ। कबीलाई क्या करता है? कबीलाई कबीले से बाहर शादी नहीं करता, भाई और बहन की शादी कर देता है, जैसे कि अरबी कबीले आज भी करते हैं। उनका आज भी रिवाज है, चाहे वो केरल उस कबीले की विचारधारा मानने वाला आदमी अगर केरल के अंदर रहता है तो वो करता है। बिल्कुल जलालाबाद में तो बहुत कम है जो छुप गए। वो बात है ये जो छुप के हमारे बीच में बैठे हैं, जो महादेव को गाली। अबे भाई, रामनवमी के दिन कुछ आदमी, कुछ मतलब भगत अपनी यात्रा निकाल रहे हैं और उस यात्रा के ऊपर घरों की छतों से पत्थर फेंके जा रहे हैं। घरों की छतों पे पत्थर एकदम से नहीं आए ना, वो पत्थर वहां रखे गए, लेकिन फिर भी इनकी आवाज नहीं निकलती उनके खिलाफ, कभी भी आवाज नहीं निकलती, कभी भी इनकी आवाज उनके खिलाफ नहीं निकलती। ये कहेंगे कि भाई ये पत्थर फेंकना, मतलब ये बोलेंगे ही नहीं। करौली के अंदर 70 से 80 घर जला दिए गए, एक छोटे छोटे बच्चे उन घरों के अंदर थे, वो सारे के सारे घर जला दिए गए, कोई इनकी जुबान नहीं निकलेगी, क्योंकि ये छुपे हुए मुगल हैं। हाँ, ये भंवर जाट भी बहुत बोलता, भाई तू जुड़ना एक बार भंवर, एक बार जुड़ भाई, तेरे भी बड़े सवाल रहते हैं, हम भी तो पूछ लेना तेरे से कुछ बातें, तेरा ज्ञान भी देख लेंगे। हाँ तू जुड़ भाई, एक तो ये निम्बसा बेरड़, तू जुड़ भाई और ऑनलाइन आके पूछ, आमने सामने पूछ, हमें भी तो पता लगे ना यार। अब क्या पता तू निम्बसा बेरड़ के पीछे कौन है, हमें क्या पता भाई तू कौन है। तू तालियां बजा के वो वाला क्या पता। अरब का एक, जब ये मुगल यहां पर आए तो ये एक अपने साथ में परंपरा लेके आए थे, हरम की परंपरा। इनके हरम होते थे। हरम में क्या होता था कि कनिष्क चौधरी, हाँ भाई आजा जुड़ जा कनिष्क, ले हाँ इसको जोड़ो पहले तो, ये निम्बसा बैरड़, ये बहुत मतलब हाँ भाई तू भी जुड़ जा। रामनिवास कासवंत, तेरे को भी बताते हैं भाई कि भगवा लेकर मस्जिद पे क्यों चढ़े थे, अभी तेरे को भी बताते हैं, पहले भाई को एक बार जोड़ लेते हैं, ठीक है। सबको प्रणाम है भाई, सबको प्रणाम है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई भी नहीं जुड़ेगा। इनके जब ये यहाँ पे आए तो हरम बनाए इन्होंने, और यहां पर पर्टिकुलरली आज मैंने एक चीज देखी, बहुत सारे लोग जाट दिवस जाट दिवस जाट दिवस जाट दिवस जाट। तुम्हें मतलब भी पता है क्या है जाट का? ये जाट जो शब्द बना है ये किस चीज से बना है, तुम्हें ये भी बात पता है? पता है तुम्हें ये कहां से बना है जाट शब्द?
जो शब्द की उत्पत्ति शिव की जटाओं से हुई है, उस शिव को कांटा मार के तुम छोटी बहन की सलवारें और बड़े भाई के कुर्ते पहन के बैठे हो, और तुम उसके बाद में यहां पे आग लगाने के लिए घूम रहे हो, जय जाट जय जाट जय। तुम अपने क्यों नहीं करते जय अजलफ जय अशरफ? तुम ये जातियां अपनी क्यों नहीं बताते कि भाई साहब हमारे यहाँ पे अजलफ और अशरफ हैं? अबे तो जुड़ना यार निम्बसा बैरड। अबे तू देखिए, ये वही लोग हैं जो हरम के अंदर इनके एक परंपरा थी। ठीक है। अब अकबर के पास 5,000 औरतें थी हरम में। कितनी? 5,000। और वो उन सारी औरतों से उसका एक रिंग था, प्रोस्टिट्यूशन रिंग, जिसको आप वेश्यावृत्ति का एक व्यवस्थित कारोबार कह सकते हो। ये जो निम्बसा बेरड जैसे लोग हैं ना, ये उसकी पैदाइश है। ये भागे, ये छुपे। अब इनसे जब सामने सामने बात की जा रही कि आओ जुड़ो ना भाई, तुम दो अपनी बातें, हम अपनी बातें बताएंगे, तो ये भाग जाएंगे। क्यों भाग जाएंगे? क्योंकि ये कोई है ही नहीं। ये उस हरम में पैदा हुई संतानें हैं, जिस हरम में इनको ना कभी संस्कृति सिखाई गई, ना उस हरम में इन्हें कभी सभ्यता सिखाई गई, ना उस हरम में इन्हें कभी भी संस्कार सिखाए गए। अब मेरे एक भाई का जवाब था, सवाल था कि मस्जिद के ऊपर भगवा चढ़ाना गलत है। अरे वाह! ज्ञान व्यापी मंदिर के ऊपर मस्जिद बना देना सही है। राम मंदिर को तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बना देना सही है। काशी विश्वनाथ को तोड़ के उसके ऊपर मंदिर बना देना सही है। लेकिन उस कब्जाई हुई जगह के ऊपर अगर भगवा लहरा दिया जाए तो वो गलत है। वाह भाई! 50 लाख मंदिर तोड़े गए थे, और इस मंदिर मस्जिद की लड़ाई मत समझो इन्हें। इसे मंदिर मस्जिद, ये संस्कृतियों की लड़ाई है। दिस इज ब्लडी वॉर ऑफ कल्चर्स। ये कल्चरल इन्वेजन है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारे हर धार्मिक चिन्ह के ऊपर हमला किया जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम हमला करोगे, उस टाइम पे कुछ हरम की औलादें जो हमारे अंदर छुपी बैठी हैं, वो औलादें उनकी हैं, लेकिन वो हमारे नाम, किसी ने अपना नाम भंवर रख लिया। लेकिन जैसे ही उस भंवर की 3 पीढ़ी पहले जाओगे, आपको पता लग गया कि इन्होंने तो अपनी छोटी बहन की सलवारें खुद पहन ली थी, और इनकी छोटी बहन को ही हरम में छोड़ आए थे। वो बहनें बेचारी वहां पे कितनी तंग हुई होंगी हरम में, कि वो वहां पे पैसा कमा रही हैं अकबर के लिए, वो वहां पे पैसा कमा रही हैं औरंगजेब के लिए, और ये यहाँ पे चश्मे लगा के बैठे हैं और ये मानवता का संदेश दिए जा रहे हैं। वाह 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 वाह! और यही जाट ही है, पर्टिकुलरली कुछ एक जाट हैं। देखो, मुगलों के लिए छिपने का सबसे आसान जरिया था जाट। कि भाई एक काम करते हैं, हम सारे के सारे आदमी जाटों में छुप जाते हैं, क्योंकि आराम से छुप पाएंगे, वहां पर कोई कुछ नहीं कहेगा, और वहां पर हम अपना जो एजेंडा है उस एजेंडा को भी जारी रखेंगे। अब ये वही लोग हैं। अगर इनकी सही तरीके से हम जांच करवाएं, तो भाई साहब 2 या 3 पीढ़ियों के अंदर ही इनको हम पकड़ सकते हैं। इन्होंने कभी इस बात पे आवाज नहीं उठाई कि भाई साहब, जब वो वहां से आते थे ना, 200 आदमी आया करते मात्र, 200 आदमी। और वो 200 आदमी ही पूरे के पूरे देश में छोटे छोटे बच्चों के सामूहिक बलात्कार करके लूट के लेके जाया करते, छोटे छोटे। और ये बहुत सारे लोगों को, और इनको सबसे ज्यादा डर, जो ये मुगल हरम की संतानें हैं, इनको सबसे ज्यादा डर है संघ से। सबसे ज्यादा डर संघ से। अबे भाई, तुम्हें किस चीज का डर है संघ से? तुम तो खुद ही कहते हो कि हम परम सूरमा, हम ये सूरमा, हम वो सूरमा। अबे भाई, तो तुम क्यों डर रहे हो? और ये जावेद मलिक, ये वाले वो लोग थे जो पैसों में बिके थे। जावेद मलिक, कन्वर्टेड आर मोर डेंजरस। ये वो कन्वर्टेड आदमी हैं जिन आदमियों ने, इनको नहीं पता इस्लाम क्या होता है। इन्होंने कभी सुना भी नहीं। बस इन्होंने जिस टाइम पे हरम चलता था इनका, मुगलों का, तो इनके जो बुजुर्ग थे, कोई तलवार तलवूर के उससे नहीं था भाई, सारे पैसों में बिके थे। किसी की कोई तलवार का दम नहीं था, लेकिन हाँ पैसों में बिके थे। जैसे ये दिल्ली वाला आंदोलन हुआ था ना, यहां पर भी इन खालिस्तानियों के पीछे दिल्ली वाले आंदोलन में यही लोग बिके थे। अब ये होता क्या है, ये बहुत सारे लोग, मैं फलाना सिंह मलिक, मैं फलाना सिंह, मैं फलाना सिंह। अभी भाई, तुम कोई सिंह सांग नहीं हो। तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है कि तुम किसी के सामने खड़े हो।
और तुम पूरा दिन करते क्या हो देश के नाम पे? मुफ्त में जेबें भरने के अलावा तुमने किया क्या है भाई आज तक? क्या किया है तुमने आज तक? सिर्फ मुफ्त में जेबें भरी हैं। अरे तुम्हारे तो भाई जो हज यात्रा हुआ करती उसका खर्चा तक हम दिया करते। हज यात्रा तुम करते थे, खर्चा हम देते थे। और तुम आज यहां पर बैठ के हमें ये समझा रहे हो कि भाई साहब मानवता के साथ रहो। ये मानवता की बातें आपने ईरान में क्यों नहीं की साथी? ये मानवता की बातें आपने इराक में क्यों नहीं की साथी? ये मानवता की बातें आपने हजारा जाट में क्यों नहीं की साथी? ये मानवता की बातें आपने उस पाकिस्तान में क्यों नहीं की साथी जहां पर 1947 के अंदर 20% से ज्यादा हिंदू थे? आज कोई नहीं बचा। कहां गए? कहां गए? कहीं नहीं गए। और ये जो जाटों के बहके हुए और छुपे हुए लोग हैं ना, भाई तू जुड़ना यार भंवर। तेरे को यहाँ पे बताता हूँ मैं, एक बार तू जुड़ तो जा, तेरी रेल बनाता हूँ यार। तू एक बार जुड़। फिर इन्होंने ये कभी नहीं कहेंगे कि भाई आईएस ने जो आईसिस है, आईसिस ऐसे धड़ाधड़ गले काट रही है। नहीं, वो सही है। अभी एक आदमी ने हजरत मोहम्मद का एक मात्र, शार्ले हेब्दो ने एक मात्र कार्टून बना दिया, और उस कार्टून के ऊपर तुमने क्या किया? दुम। इंडियन आर्मी में भी धोखा ही दिया होगा तुमने। और इंडियन आर्मी में हमें वो भी याद है जब 1971 की लड़ाई के दौरान यहां से फौजें जा रही थी और तुमने खड़े खोद दिए थे बीच में। हमें वो भी याद है भाऊ। वही, जब तुम कहते हो कि हम, है ना, मैंने आज इसी के जावेद मलिक जैसे ये जो बिकाऊ आदमी हैं, और यही है वो बिकाऊ आदमी जो बिके थे। इन्हीं जैसों की वजह से मुगल जो हैं यहाँ पर इतने दिन तक टिके, क्योंकि वो इनको टुकड़े डाल देते थे, टक टक। और अब इनको लगता है कि हर जगह पे क्योंकि हम बिक जाते हैं, तो हमें लगता है हर कोई बिक जाता होगा, क्योंकि हम बिके ही थे। हमने भी तो अपनी छोटी बहन की सलवार निकाल के खुद पहन ली थी, और छोटी बहन को हमने भेज दिया था। और आज 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 इनकी जुबान नहीं निकलेगी कि भाई साहब, आज के दिन जब पूरे के पूरे भूभाग के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये माहौल है कि पूरी दुनिया में कब कौन सा देश किसके ऊपर अटैक कर दे किसी को नहीं पता, उस टाइम पे ये देश को असंतुलित करना चाहते हैं। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर लड़ाई करनी थी, तो रशिया ने सबसे पहले किसको काबू किया? चेचन। किसको काबू किया? चेचन्स को। जो चेचन्स वहां के थे मुस्लिम्स, क्योंकि उनको पता था मैं एक बार इनको काबू कर लूंगा मेरा देश काबू आ जाएगा। चाइना ताइवान के ऊपर अभी चढ़ाई करेगा, थोड़े से दिन रुक जाओ, ये एक नई डेवलपमेंट होगी। तो उस डेवलपमेंट में अभी चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर अभी चढ़ाई, लेकिन चाइना ने इस लड़ाई से पहले किसको काबू किया? उइगर। कौन है उइगर? वही है जो ये हैं। यही है, यही, यही लोग। अरे बबलू भाई हैं हमारे। आज 1919 है ना की जाट दिवस। अच्छा हाँ। और जैसे ही देश तोड़ने की कोई भी बात आएगी ना, ये सबसे ज्यादा कूदेंगे, सबसे ज्यादा ये कूदेंगे, हाँ भाई मैं हूं, हाँ भाई हाँ मैं हूं। और भाई साहब, जिसको भी सवाल पूछना है लाइव आके पूछो, मैं तुम्हारी रील बना दूंगा लाइव आने के बाद, ठीक है? और तुम वही हो ना जो मुफ्त के पिज्जे खाने के लिए यहाँ बैठे थे। आज साइलो खुला है पंजाब में, कितनी बड़ी बड़ी लाइनें लग रखी हैं साइलो के सामने भाई। कितनी बड़ी बड़ी लाइनें लग रखी हैं साइलो के सामने इन किसानों की। कब तक तुम इस किसान को बोरी के अंदर दफन रखना चाहते हो? एक किसान अपना गेहूं लेके आता है मंडी में, 4%, जो 4% है वो मार्केट को दे देता है, और 4% के लगभग वो आड़ती को दे देता है। उसके बाद सरकार का खर्चा बोरी खरीदनी पड़ती है। अरे पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा आदमी है, पूरी दुनिया की बात करता हूं मैं, पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जो आज 2022 में बोरियों के अंदर स्टोर कर रहा है अपना अनाज? एक देश बता दो। कोई भी एक डेवलप नेशन ऐसा बता दो जो डेवलप नेशन आज भी बोरी के अंदर अपना जो अनाज है उसको स्टोर कर रहा हो। कौन से देश में साइलो नहीं है? और एक और बताओ, कौन सा ऐसा देश है जिसमें साइलो सरकार के हैं? बताओ। ये राजवीर भाई ने बहुत बढ़िया किया। हाँ, सिर्फ महाराजा सूरजमल सूरजमल का नाम क्यों ले रहे हो भाई? गोकुला जाट को किसने मारा? और क्यों मारा भाई गोकुला जाट को? बताओ। ये एक और छुपा हुआ मुगल आ गया भाई, इसका नाम है अजीत राठी राठी।
इनको एक बार में भरोसा नहीं होता कि लोग मान लेंगे हम एक बार के राठी हैं, तो ये 2 बार लिखते हैं, ठीक है, कि हम राठी राठी, ठीक है। और ये इतने टुच्चे और इतने डरपोक लोग हैं भाई, इनको एक बात का साफ साफ पता है, इनको साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये जो सामने वाली पार्टी है ना, ये बहुत गमगीन, मतलब बहुत गंभीर तरीके से बंगाल में इन्होंने तुम्हारे ऊपर रिवर्ट बैक किया है, और बहुत गंभीर तरीके से दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर ये आए हों और वहां पर सारी चीजें सही रहेगी हों। अगर आप न्यूज देखते हैं तो उस न्यूज के अंदर आपने कल लंदन के अंदर हमले देखे होंगे, कल न्यूयॉर्क के अंदर हमले देखे होंगे, आज 2 सिखों को पीटा गया है न्यूयॉर्क के अंदर ही, क्योंकि कल वहां पे हमले हुए थे, और जो सिखों के बाल हैं और जो सिखों की ढाडी है वो इन्हीं जैसी दिखती है, इनके इन जैसी। और बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि हमारे जो मतलब पुरखे थे वो तो सफेद पहनते थे, हमारे पुरखों ने तो सदा सफेद पहना। तुम पुरखों के बारे में जानते क्यों? बताओ ना भाई, क्या जानते हो तुम पुरखों के बारे में? अगर तुम जानते हो और तुम अगर सच्चे हो तो जुड़ो ना यहाँ पे, एक आधा आदमी जुड़ो भाई, आओ। आओ ना, कोई, मैं पूछता हूं तुमसे, आओ एक बार यार। ऐसा कौन सा देश है जहां पर ये आए और इन्होंने दूसरों को रहने दिया? हम शुरू करते हैं अमेरिका से। अमेरिका में किस किस का कॉन्फ्लिक्ट है? एक तरफ अमेरिकन से, दूसरी तरफ कौन है? ये है। जर्मनी में आते हैं। जर्मनी में किस किस का कॉन्फ्लिक्ट है? एक तरफ जर्मन से, एक तरफ ये है। रशिया के अंदर किस किस का कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट? एक तरफ रशियन से, एक तरफ ये है। चाइना के अंदर किस किस का कॉन्फ्लिक्ट है? एक तरफ चाइना है, एक तरफ ये है। इंडिया में किस किस का कॉन्फ्लिक्ट है? मैंने एक भाई से पूछा, बड़ा जाट 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 कर रहा था, शायद यही इन्हीं में से कोई होगा। मैं कहा भाई तेरे लिए जाट प्रथम या तेरा मजहब प्रथम? उसने लिखा सर्वप्रथम मेरा मजहब, सर्वप्रथम मेरा मजहब, उसके बाद सब कुछ। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तेरे लिए तेरा प्रथम है तेरा मजहब, तो तू जाट बना बना के किसको बरगला रहा है भाई? किसको बरगला रहा है? और ये कहाँ की तुम कहानियां बना बना के लेके आ रहे हो भाई? कभी किसान को बहका लेते हो, कभी तुम किसी और को, और ये 5 4 हमारे वाले तुमने पकड़ रखे हैं। इन 5 4 के अंदर तुम सारे के सारे आके बैठ जाते हो। देश चलाना इतनी छोटी बात नहीं। आज श्रीलंका की हालत क्या है सबको पता है। आज पाकिस्तान की हालत क्या है सबको पता है। आज अफगानिस्तान की हालत क्या है सबको पता है। आज म्यांमार की हालत क्या है सबको पता है। आज नेपाल की हालत क्या है सबको पता है। आज थाईलैंड की हालत क्या है सबको पता है। आज कंबोडिया की हालत क्या है सबको पता है। अगर तुम्हारे देश के अंदर कुछ ना कुछ ठीक ठाक हो रहा है, और इसका सबूत है, इसका सबूत है, ऐसी बातें नहीं, इसका सबूत है पिछले 1 महीने में दुनिया का कौन से देश का नेता तुम्हारे यहाँ पे नहीं आया? क्यों आ रहे हैं वो सारे के सारे इंडिया? क्यों आ रहे हैं सारे के सारे हिंदुस्तान में? भाग भाग के आ रहे हैं। कल 2+2 की अमेरिका के साथ जो मीटिंग हुई वहां, उसके अंदर पढ़ो उसको, 2+2 ने जो रिपोर्ट दी, लेकिन तुमने तो कभी 3 कानून ही नहीं पढ़े। वो खालिस्तानी आके यहाँ पे लग गए करने, और तुम पीछे पीछे लग गए। अविरुद्ध लांबा भाई कह रहे हैं कि मजहब की सटीक व्याख्या करो एक बार। हाँ, ये अच्छा अच्छा सवाल है भाई, और मेरे को पसंद आया। मैं इस चीज के ऊपर मतलब सच में बोलना चाहूंगा। मजहब की, हुआ क्या था भाई? बर्बर कबीले थे अरब के अंदर, लगभग आज से 1600 साल पहले की बात है। वहां पर एक 42 साल का आदमी था जिसका नाम था मोहम्मद। मोहम्मद ने कहा कि एक दिन मोहम्मद आया, एक पहाड़ था जिसका नाम था नूरे जबल, नूरे जबल। अरे इतना याद नहीं है यार अपनी चीजों तो मैं, लेकिन फिर भी वहां से वो नीचे उतर गया और उसने अपनी बीवी से कहा कि मैंने अंदर है ना कुछ ऐसी चीज देख ली है कि मेरे जाटा चढ़ गया। उसकी बीवी ने उसके ऊपर 4 रजाई डाल दी कि भाई तेरा जाडा उतर जाएगा। जब 4 की 4 रजाइयों से भी जाडा नहीं उतरा तो वो बोले कि तू बता तो दे हुआ क्या है। उसने कहा कि भाई ऐसी बात है, मेरे को तो कोई आदमी ऐसे कह रहा है मेरे दिमाग में, तू कलम उठा और लिख दे। इजी, कोई बात नहीं, हम मानते हैं इस चीज को, हम चमत्कारों को मानने वाले आदमी हैं। उसने उस टाइम पे लिख दी कुरान। उसने कुरान के अंदर सबसे ऊंचा किसको माना? चांद को। चांद किसका आराध्य है? चांद किसका है? शिव का। उसने जब काबा के अंदर लगभग वहां पे कहते हैं कि 50 से ज्यादा मूर्तियां रखी थी, तो मोहम्मद ने वो सारी मूर्तियां तोड़ दी थी, सिर्फ एक
एक शिवलिंग अपने साथ रखा, काले रंग का शिवलिंग, जो आज भी शिवलिंग उस काबा के अंदर रखा है। इस्लाम के अंदर कहीं पर भी परिक्रमा नहीं की जाती, कहीं पर भी किसी मस्जिद की परिक्रमा नहीं होती, काबा की परिक्रमा होती है। परिक्रमा किसका किसका अंश है? हिंदुत्व का अंश है। अब वहां पर एक आदमी आता है बीच में, अबू बकर। ये जरूर सुने, ये जो चेले हैं ना, ये जरूर सुने इस चीज को, अबू बकर। उस वही ये वही अबू बकर था जो अबू बकर अपनी 6 साल की बेटी आयशा, जायशा वटवा, उसकी शादी कर देता है मोहम्मद के साथ। और ताकत आने के बाद जैसे रावण का दिमाग खराब हो गया था, जैसे महिषासुर का दिमाग खराब हो गया था, जैसे भस्मासुर का दिमाग खराब हो गया था, वही दिमाग खराब हुआ मोहम्मद का। मोहम्मद ने उसके 9 साल की होते ही उस बच्ची की सील भंग करी। उस मोहम्मद को क्या सजा दी इसी अबू बकर ने। और ये सारे के सारे जो ये चेले चपाटे, ये कोई बात नहीं करता उस चीज की। ये मोहम्मद, ये धोखेबाज लोग, सिर्फ इन्होंने अपना धर्म धर्म नहीं बेचा था, इन्होंने अपना ईमान उसी टाइम बेच दिया था। ये मोहम्मद के भी सगे नहीं है। जब मोहम्मद की हत्या की गई, 1 महीने तक मोहम्मद वहां बिस्तरे पे पड़ा पड़ा पेन मांगता रहा था, किसी ने पेन नहीं दिया था। और मोहम्मद के अंतिम दिनों की कहानियां पढ़ना, कितने दर्द से मरा है वो। तो अबू बकर मारने वाला आदमी मोहम्मद का सबसे खासम खास, जिसको वो चाहता था कि मैं बनाऊं अपना अगला सक्सेसर, अली। अली को किसने मारा? बता भाई, बुल्ला जी, जावेद मलिक, बता किसको मारा अली ने? अली को किसने मारा? कब मारा? कहां पे मारा? सजदे में मारा। अबू बकर ने मारा, काट काट के मारा, और बोटी बोटी करके कुत्तों को खिला दी। तुम जब उस मोहम्मद के सगे नहीं हो, तो तुम मेरे देश के, मेरे धर्म के, मेरी संस्कृति के और मेरी सभ्यता के सगे कहां से हो जाओगे भाई? हसन और हुसैन, हसन और हुसैन कौन थे? हसन और हुसैन जिसके लिए तुम आज भी मुहर्रम मनाते हो, किसने मारा हसन और हुसैन को? और बचाने कौन गया था? बचाने हम गए थे यहां से। मारने कौन गया था? तुम गए थे। तुमने उसको काट काट के कुत्तों को खिलाया, और तुम आज उस अबू बकर की जय जयकार करते हो। अरे तुमसे तो शीए अच्छे हैं यार, जो कम से कम थूकते तो हैं अबू बकर के ऊपर, जो आज भी खुद को शिव का वंशज कहते हैं, और आज भी अपना खंडका बांध के बैठते हैं, ये जालीदार टोपी नहीं पहनते वो। ये कहानी थी, ये था इनका मजहब। इसके पीछे फंडिंग लगाई गई थी सारी की सारी क्राउन ने। और इस मजहब का एक ही उद्देश्य था, कुछ पागल कुत्तों को तैयार करना, जो पागल कुत्ते अपने ही देश को काटें। ये जिस देश में भी गए, इन्होंने उसी देश को काटा है। और ये मेरे से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि 9 महीने तक मैं भी इस्लाम से जुड़ा रहा। जब मेरी धर्मों की यात्रा चल रही थी, तो 9 महीने तक मैं इस्लाम से जुड़ा रहा। और जब मैंने इनके देवबंद के उलेमाओं से सवाल पूछा, मैं क्या भाई, बहुत बढ़िया तुम 4 4 शादियां करते हो, लेकिन ये 4 शादियां करने की जो छूट है, ये औरतों को क्यों नहीं देते? उनकी जबान बंद होगी। मैंने जब उनसे कहा कि तुम तो खुल्लम खुल्ला कहते हो कि जितने काफिर हैं इनकी गर्दनें काट दो, तो भाई साहब यहाँ पर तो सारे ही काफिर हैं, तुम तो 15 20 करोड़ हो, बाकी तो 140 करोड़ में से 120 करोड़ आदमी काफिर है, तुम सबकी गर्दनें काट दोगे? तो उनका जवाब था कि हाँ, क्योंकि ये लिखा है ना कुरान में, और 5 वक्त ये यही पढ़ते हैं। ये नहीं जो जाट के नाम पे ये छुप के बैठे हैं, ये सारे के सारे ये। इनको कुछ समझ में नहीं आता, इनको सिर्फ और सिर्फ इनको जॉम्बी बना के छोड़ दिया है, कि तुमने अपने ही देश का, अपने ही संस्कृति का, अपने ही सभ्यता का विरोध करना है। किस बात पे विरोध? पिछले दिनों मैंने इन्हीं की लिखी हुई पढ़ी कि भारत बेच रहा है दुनिया में तीसरा सबसे महंगा पेट्रोल। पाकिस्तान में क्या रेट है भाई पेट्रोल का? बताना एक बार नीचे, गूगल करके बताना, पाकिस्तान में क्या रेट है पेट्रोल का? 170 के करीब। श्रीलंका में क्या रेट है पेट्रोल का? 240 के करीब। नेपाल में क्या रेट है पेट्रोल का? 150 60 के करीब। 3 देश तो यही हो गए, ये जो हमसे महंगा बेच रहे हैं। बता। और इन लोगों को रोकना इस वजह से जरूरी है कि देश एक बहुत बड़ी चीज करने जा रहा है अभी, बहुत बड़ी चीज। और राष्ट्र से ऊपर ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई मजहब है, और ना किसी का
भरोसा और विश्वास है भाई। ना तुम्हारी मस्जिद राष्ट्र से ऊपर है, ना तुम्हारा कुछ और राष्ट्र के ऊपर है। सबसे ऊपर है राष्ट्र। जब तक राष्ट्र बचेगा तब तक तुम बचे हुए हो, वरना लीबिया के अंदर क्या हुआ तुम देख लो। जी इन्हीं ने मारा था ना लीबिया के अंदर, जो वो कूद कूद के कह रहे थे जिस टाइम पे। एक ये संपत चौधरी है, ये जुड़ना चाहता है, जोड़ लेंगे भाई को। ठीक है। दशरथ की 4 रानी थी, उसके बारे में क्या, हाँ ये जुड़ गए। कैसे हैं भाई साहब आप? आवाज नहीं आ रही यार आपकी। आवाज नहीं आ रही भाई साहब आपकी, आवाज नहीं आ रही। आवाज भाई साहब, आवाज नहीं आई आपकी। आवाज नहीं आ रही है भाई साहब आपकी। शायद आपके हैंडसेट वगैरह में कोई टेक्निकल ग्लिच है। तो देश जो चीज करने जा, नहीं बिल्कुल भी नहीं आ रही है भाई साहब। अच्छा, एक अविरुद्ध लांबा है। भाई तो जुड़ना विरुद्ध यहाँ पे। तेरे को मैं बताता हूँ ना, और देशों का भी, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ तो कोई कंपैरिजन नहीं करना। मैं तेरे को ईयू से कंपैरिजन करके बताता हूँ भाई। मैं तेरे को पूरा यूरो का गणित समझाता हूँ और फिर पूरा डॉलर का गणित समझाता हूँ, तो एक बार जुड़ तो सही। ये भाई की आवाज नहीं आ रही, तो अब हम जोड़ रहे हैं राकेश भाई को। भाई हाँ, एक ही जावेद मलिक कह रहा है कि कौशल्या सुमित्रा के कई। भाई भाई साहब आपकी नमस्कार। आवाज अरे आ रही है आपकी आवाज। हर हर महादेव भाई साहब, जय श्री राम, कैसे हर हैं आप? हर महादेव, हर हर महादेव। और ठीक हो भाई? मैं बिल्कुल बढ़िया यार, आप बताइए आप कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया भाई, और आपको देख के बहुत ही अच्छे। अरे भाई बिल्कुल, भाई को देख के भाई अच्छा नहीं होगा तो और कौन होगा भाई। बस अब कनक काट के आ रहे हैं यार सीधा। अरे बहुत बढ़िया भाई, कौन सी कणक बो रखी है आपा ने? हमने 30-86 बो रखी थी भाई। थोड़ा इसको रोक के रखना भाई, रेट अच्छा जाएगा, क्योंकि जो एक्सपोर्ट की कणक है इस बार पूरी दुनिया में, एक्सपोर्ट का हम्म। बहुत गेहूं का बहुत अच्छा एक स्कोप निकल के आ रहा है। और जो जिसको फूड इन्फ्लेशन कहते हैं, फूड इन्फ्लेशन यूरोप के अंदर और अमेरिका वाइट कंट्रीज के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन में चला गया है। तो हो सकता है कि आने वाले मिनिमम 1 महीने और मैक्सिमम 6 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा आप जंप देखो, पर्टिकुलरली ग्रेन्स के अंदर। तो बेचने की जल्दबाजी, अगर कोई रोक सकता है, देखो जिसने बेचनी है वो तो बेचनी है, अपने कौन माने हैं। हाँ। लेकिन अगर नहीं, कोई ये भी साथी रहता है कि रोक, चलो, ये भी रहता है चलो, जो छोटा बंदा है उसको उसके हिसाब से हाँ जॉब मैनेजमेंट करनी है, लेकिन जहां तक मैं आपकी बात समझ सकता हूँ कि जो रोक सकता है उसको रोकनी चाहिए। हाँ, उसको रोकनी चाहिए, जो रोक सकता है उसको रोकनी चाहिए। और और अगर कम से कम उस अमेरिका से तो अपने पास अच्छी बहुत क्वालिटी है। वो हाँ देखो, अमेरिका जो कभी मांग मांग के। यूएस की जब आप क्रॉप साइकिल पढ़ोगे तो यूएस में 96% जो टोटल सीड मार्केट है, वो सीड मार्केट गवर्न करता है मोनसेंटो। और वहां पर अब कोई भी सीड, नेचुरल सीड नहीं बचा है। सारे के सारे जो सीड हैं वो जीएम सीड्स हो चुके हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसको हम जीएम और क्रॉप मोन्सेंटो कहते हैं। खुद सेल हो चुका है। भाई मोनसेंटो तो मोन्सेंटो खुद उन्हीं आज लोगों के का, दिन, हाँ मोन्सेंटो खुद वो आज जो के दिन ऊपर, कुछ नहीं कर पा रहा है मोन्सेंटो भी, क्योंकि मोन्सेंटो के जो भी मॉलिक्यूल्स आ रहे थे वो ऑल ओवर वर्ल्ड में भी उनको बैन कर दिया गया है। हाँ तो यही तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। NWO का मतलब क्या है, जिसको प्रधानमंत्री संसद में भी बोलते हैं, जिसको प्रधानमंत्री लाल किले पर भी बोलते हैं। NWO का मतलब ही ये है कि भाई जो पहले की संस्थाएं थी जिन्होंने अपना पूरी की पूरी दुनिया पे एक वक्त पे राज किया, अब उसका राज हम नहीं चलने देंगे। सही। मोनसेंटो यहाँ पे जीएम क्रॉप भेजती है, उस जीएम क्रॉप से बीमारियां फैलती हैं। और अब हमारे यहाँ पे एक आप अपने लोकल देहात में देखोगे, घुटनों का दर्द, आज से मात्र 20 साल पहले किसी को घुटनों का दर्द नहीं होता था। ये आए एकदम से, 2004 में सरकार आती है इनकी, और इन्होंने आते ही सबसे पहले बदनाम किया देसी घी को, कि भाई देसी घी मत खाओ, देसी घी मत खाओ, देसी घी के खाओगे। तो आपने भी उस टाइम पे ये रिसर्च रिपोर्ट पढ़ी होंगी कि एकदम अखबारों में भी आने लग गया कि देसी घी खाओगे तो दिमाग, दिल की परेशानियां हो जाएंगी, देसी घी खाओगे तो ये हो जाएगा। लेकिन
दूसरा इन्होंने जो एक चलाया वो सरसों के खिलाफ, इन्होंने हमें खिलाना शुरू किया रिफाइंड। किसी को नहीं पता वो रिफाइंड कैसे बनता है, किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। वो खिला खिला के आज सबके गोडे खत्म कर दिए। आज सारे के सारे गांव में लंगड़े हो गए घूम रहे हैं। दो भाई और जुड़ना चाहते हैं, संपत चौधरी, आपको जोड़ लेते हैं भाई। ये सारे के सारे राजस्थान वाले लोग बड़े एक्टिव रहते हैं, ये राजस्थान के बहुत लोग जुड़ते हैं। भाई संपत, अब आवाज नहीं आ रही भाई आपकी, बिल्कुल भी, अभी भी नहीं आ रही भाई, बिल्कुल भी संपत भाई, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, ये अविरुद्ध लांबा जुड़ना चाहते हैं, एक एंटी पार्टी का फंसा है भाई, रुक जाए एक सेकंड, इसको जुड़ने दे। हाँ, एंटी पार्टी वाले तो आते ही नहीं। इससे इससे पूछेंगे तीन कानूनों के नाम क्या क्या है, आते ही तीन कानूनों का नाम पूछ लेंगे इससे भाई से, असल में तो ये। हाँ, और भाई? बढ़िया है भाई, आप बताओ आप कैसे हो? बस बढ़िया भाई, आप बढ़िया। बताओ भाई, आपके सवाल बड़े दिलचस्प आ रहे थे नीचे, बताओ आपका क्या कहना है? नहीं, सवाल जैसे मैंने पहला सवाल किया वो तो चलो हमारी बात होगी इससे रिलेटेड। बता अब दो। दूसरा सवाल था जैसे दशरथ की चार रानी वाला। अब हाँ। मैं खुद कमेंट देखने लग रहा हूँ इनके, तो हम्म। कोई तू बता दे, यू बता दे, तने के वेरा इसके बारे में। हम्म। बिल्कुल सीधी सी बात है। हम्म। सबसे पहली बात, जितनी धारणा है जैसे हम्म। इस धर्म में इतनी शादी हुए हैं उसमें इतनी हुए हैं, हम्म। तो मैंने तो ज्यादा कुछ तो पढ़ा नहीं, वो पढ़ा था सत्यार्थ प्रकाश। उसमें हम्म। थोड़ी व्याख्या देखी थी सत्यार्थ कि प्रकाश मोस्टली कौन हमने सा जो पढ़ा? कौन सी प्रकाशन का? सत्यार्थ प्रकाशन सही से पब्लिकेशन याद ना नहीं है मेरे सबने पास। अलग अलग लिख रखे हैं। नहीं, वैसे मैंने गुरुकुल से ही लिया था किसी से, शुद्ध था वो, गुरुकुल मतलब में भी ना ऐसे। पब्लिकेशन देखा करो, कोई भी किताब खरीदो तो उसके पिछले पन्ने पे उसका पब्लिकेशन हाउस लिखा होता है। क्योंकि जो पब्लिकेशन हाउसेज हैं, वो पब्लिकेशन हाउसेज किसी भी किताब को बिल्कुल बदल देते हैं। जिलत जिलत एक किताब के भीतर अपनी मर्जी से ठोक दिया, पूछो आगे पूछो। ऋषिदेव का है शायद, वो ऋषिदेव का है प्रकाशन, उसकी बहुत सारी वेद वेद वगैरह की बहुत बुक किताबें हैं चल, उसकी। ऋषिदेव का अच्छा है, वेद में। गुरुकुल कांगड़ी का भी अच्छा है। और गुरुकुल हाँ। कांगड़ी का भी पढ़ सकते हो आप। बाकी पतंजलि ने भी अभी सत्यार्थ प्रकाश निकाला था, वो भी अच्छा है। अच्छा हाँ, एक एक है ना मेरे भाई, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। क्या ऐसा मुमकिन है हाँ, कि एक ही किताब के अंदर समस्त ज्ञान को समाहित कर दिया जाए? ज्ञान की तो पॉसिबल कोई है? सीमा नहीं है। ये ऐसा तो है ही नहीं, कोई सीमा है नहीं ना, तो ज्ञान आज तक कंप्लीट हुआ। अपने आप में पूरा वर्ड है ही नहीं ज्ञान तो। बस बस, तो एक किताब के अंदर तो आ ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं आ मेरा सकता, आर्य बट ये है कि समाज किसी, मेरा आर्य बस समाज ये है के किसी साथ यही किताब के क्यों, अंदर। मेरा आर्य समाज से ही हमेशा सवाल रहता है। बहुत सारे आर्य समाजी हैं जो कहते हैं कि दुनिया का जो समस्त ज्ञान है वो ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया है। हम ऋषि दयानंद का सम्मान करते हैं, बहुत शानदार। लेकिन दुनिया का समस्त ज्ञान एक किताब में लिखना पॉसिबल नहीं है। वो ज्ञान की पॉसिबल है? परिभाषा तो यही है, समय के हिसाब से किसी चीज के बारे में जानना या उसकी बस वो इंफॉर्मेशन ही समझ बदलता लो एक रहता है, तरह वो से। बदलता रहता है, वो बदलता बदलता रहता है। रहता है, वो तो है ही, आज से सीधी सी 20 बात है। साल पहले तक हमें ब्लैक होल नहीं पता थे कि भाई ब्लैक होल क्या होते हम्म। हैं। उस टाइम तक के ज्ञान में हाँ। ब्लैक होल थे ही नहीं, एकदम से हमारे सामने साइंटिफिक एविडेंस आ गया कि ब्लैक होल होते हैं, तो ज्ञान बदल गया ना। अब ये जो बिल्कुल शादियों बिल्कुल वाला कंसेप्ट है, बिल्कुल। हमें याद रहता है कि राजा दशरथ की 4 रानियां थी, लेकिन हम ये भूल हम्म। जाते हैं कि द्रौपदी के भी तो 5 पति थे। अब मैं उसी के बारे में तो बात कर रहा हूँ मेन। अब जैसे, बाकी अब मैं कमेंट में ही देख रहा हूँ, अब मेरे पीछे लगे हुए हैं, तेरे को क्या पता है, कितना पता है, अरे बात तो करो इसके बारे में। अरे रियलिटी बात क्या है मैं वो तो बता, पहले डिस्कस अच्छा कर अच्छा लो। मैं बताता हूँ भाई, मैं ये, बताता हूँ। मैं देव मेरी बात मैं इसलिए क्वेश्चन करा था, मेरे को पता था ये जो कमेंटों में आ गए ना, इनको खुद नहीं पता, ये मेरे को ऐसे या तो मुल्ला बना देंगे अब, या कहेंगे तू मुल्ला है, तूने पर्सन कर दिया। अरे तो इसका क्या, ठीक समझ सुनो तो। सुनो, ये जिस लैंग्वेज में हम पूछते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम हम्म। वो जो लैंग्वेज होती है, भाई फिर से जुड़ गए हैं, तो वो जो लैंग्वेज होती है ना, वो लैंग्वेज ये डिसाइड करती है कि सामने वाला आदमी क्या जवाब करेगा और क्या सवाल करेगा। और जो पर्टिकुलरली मेरे जो सुनने वाले लोग हैं, मैं बहुत लंबे टाइम तक 10 साल तक मैं एथिस्ट रहा हूँ, नास्तिक रहा हूँ। तो मेरे सुनने वाले जो ऑलमोस्ट ऑडियंस मेरे हैं, वो उसी फिलोसफी के हैं आज तक भी। आज तक भी वही हम्म। लोग मेरे को सुनते हैं। तो लगभग मेरे जो नए जो मेरा मतलब, जब मेरे को ये बात पता लगी, ये एक सवाल था अजीत भाई का
अजीत ने मेरे से पूछा था कि ऐसा क्या हो गया कि यार आप तो बिल्कुल ही बदल गए। नहीं भाई, 23 दिसंबर 2019 ये एक तारीख थी मेरी जिंदगी में, तो और मैं तो बिल्कुल यूं पलटा था, क्योंकि कुछ ऐसा घटा था। मैं जिस भगवान को यूं कहता था कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती, मैंने 72 स्ट्रीट प्ले, 72 नुक्कड़ नाटक भगवान के खिलाफ किए थे। और मैं तो वो आदमी था जो गौरी लंकेश हमारी गुरु होती थी, नरेंद्र दामोलकर, गोविंद पंसारे, ये सारे के सारे इनका इनका चेला रहा हूं मैं तो, जो इस देश के सबसे प्रमुख 3 नास्तिक रहे हैं। लेकिन जब आंखों के आगे कोई चीज दिखाई दे जाए तो यार उसको कैसे मना करोगे। नास्तिक का तो एक और चल रहा है, भगत सिंह को नास्तिक प्रूव करते हैं, उनसे ज्यादा तो सनातन धर्म को फॉलो करने वाला नहीं था कोई। उनके बिल्कुल बाप बिल्कुल दादा चाचा बिल्कुल हर रोज हवन करते थे वो। बिल्कुल मानता हूँ। और जो भगत सिंह की एक किताब, जिस एक किताब के पीछे ये भगत सिंह को नास्तिक बताते हैं, वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, वो किताब जेल से निकली थी, जिसकी आज तक हैंड रिटन ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है। अगर भगत सिंह ने लिखी होगी तो टाइपराइटर तो दे नहीं रखा था इन्होंने, अंग्रेजों ने उसे हाथ से ही लिखी होगी ना। जब उसकी जेल डायरी ली है, जेल डायरी उसने हाथ से लिख रखी है, तो भाई साहब उसका हस्तलिखित जो पांडुलिपि जिसको कहते हैं वो कहाँ है। मैं है डंके नहीं की वो। चोट पे एक बात कहता हूं कि वाई आई एम एथिस्ट जो है वो एक झूठी किताब है, जो जेलर ने लिखवाई, जो अंग्रेजों ने लिखवाई, ताकि इस देश का जो युवा वर्ग है उसको दिग्भ्रमित करके धर्म से दूर भेजा जा सके। सिर्फ ये एक रीजन था, और नहीं, वो झूठी किताबें बंटवाई गई, मुफ्त में बंटवाई गई। कौन देता है पैसे मुफ्त के, कौन देता है भाई मुफ्त के पैसे। जो किताब बंटता है कोई ना कोई, तो ऐसा तो नहीं होता कि जो वहां पे बैठा है पब्लिकेशन हाउस वाला वो मुफ्त में प्रिंट कर देगा। अगर वो भी मुफ्त में प्रिंट करेगा तो पेज वाला रुपए लेगा, शाही वाला रुपए लेगा, जो मशीन चला रहा है वो रुपए लेगा। तो भाई साहब उनको पैसे कौन दे रहा है, कौन बांट रहा है ये नहीं एक जहर इस बात देश में। ये तो है ही, और एक बात और भी है, किसी जैसे अपना धर्म ही है। हम कई बार ऐसे मैं भी देखता हूँ, कई चीज है, मेरे दोस्त हैं यूपी साइड के हैं, मेन खासकर जो अयोध्या साइड के हैं, उनको मतलब अब सीधी सी बात है, अपने हिंदू धर्म में भी बहुत सारे मंदिरों का ये हाल है, दुकान की तरह चल रहे हैं। एक घर में पैसा जाता है, उसको मतलब नहीं है समाज का हित का ना धर्म के हित का, अपना हम्म। उसका घर चल रहा है उस चीज से। और वो एक भाई जरूर ने एक मोस्टली तो सवाल, हमें पता ही है। एक भाई ने ज्यादातर बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। इसका नाम टैली, टैली हो या तल्ली होगा यो, काम है। तल्ली सिंह जाट। अरे लोहान भाई साहब, सद्दाम हुसैन कैसा आदमी था बताओ इनको। एक तो ये पता नहीं किसने उड़ाई, सोमपाल शास्त्री नाम के एक आदमी है दिल्ली के अंदर भाई, वो चौटाला के रिश्तेदार भी हैं सोमपाल शास्त्री। बोला कि सद्दाम हुसैन जो है ना वो जाट था। अबे सद्दाम हुसैन अरब का था, अरब का, उसका मूल था अरब। अरब का आदमी हमार जो परसागढ़ी नाम की एक जगह है कुर्गिस्तान से आगे, कुर्गिस्तान के बिल्कुल कुर्गिस्तान के अंदर ही, जहां पे ईरान खत्म हो जाता है और उसके आगे अरब शुरू हो जाता है, वो अरबी मूल का था। अरब के मूल का आदमी हमारा जो सिस्टम हम फॉलो नहीं करता, हमारा देश जेरूसलम के पास जाके जो हमारी संस्कृति है वो आर्मेनिया की तरफ निकल गई थी, क्योंकि वहां पर अरब के अंदर बहुत भयंकर गंदी तरह के कबीले रहते थे, आदमी खाने। तो हमारी जो संस्कृति थी वो पूरी की पूरी आर्मेनिया, जर्मनी और इस साइड निकल गई थी, जिस पॉपुलेशन को कहते हैं सीथियन पॉपुलेशन इंग्लिश में, सीथियंस पॉपुलेशन। तो वो पूरी सीथियंस पॉपुलेशन उस साइड निकल गई। तो ये जो सद्दाम हुसैन वाला कबीला है ये उस साइड रह गया। दूसरी बात, अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं कि वो जाट था, तो वो अच्छा आदमी नहीं था भाई। जब आप उसके बारे में पर्टिकुलरली पूरी की पूरी बात पढ़ोगे तो कुर्द जितने भी हैं, कुर्द हमारा आदमी है, कुर्द आज भी भात भरता है, कुर्द आज भी गोद टाड़ के शादी करता है, कुर्द आज भी, सद्दाम हुसैन ने कभी खिंडका नहीं बांधा। सद्दाम हुसैन जो पहनता था वो सफेद रंग का जो चादरा सा पहनते हैं, उसके ऊपर 2 छल्ले पहनते हैं अरब, वो पहनता था। लेकिन कुर्द खिंडका पहनते हैं। उसने कुर्दों की महिलाओं के, बच्चों के, बड़ों के, किसी को नहीं बख्शा, सबको मारा। और किस तरह से मारा, हाँ ये अलग सवाल है भाई अब कि अमेरिकन प्रोपेगेंडा क्या था, ये अलग कहानी है फिर। ये पेट्रो डॉलर के ऊपर चले जाते हैं कि जो पेट्रो डॉलर को वो बनाना चाहता था, उस पेट्रो डॉलर को बनाने के बीच में सद्दाम हुसैन एक दीवार था। और सद्दाम हुसैन ने मना किया, उसमें ईरान ने भी मना किया, उसमें गद्दाफी ने भी मना किया।
तो उस टाइम वो अलग सवाल ही अलग हो जाता है, फिर ये बिल्कुल एक अलग संदर्भ चला जाता है। अगर कोई मेरे से पूछता है कि सद्दाम हुसैन कैसा आदमी था, तो भाई एक आदमी ना सब के लिए अच्छा होता और एक आदमी ना सब के लिए गंदा होता। फॉर मी सद्दाम के, जो मैंने पढ़ा है जितना सद्दाम के बारे में, सद्दाम ने बहुत सारी ऐसी चीजें करी जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। सद्दाम किसी पर भरोसा नहीं करता था, सद्दाम ने अपने भाई के ऊपर भरोसा नहीं किया, सद्दाम ने अपनी बेटियों पे भरोसा नहीं किया, उसकी बेटियों के दामादों पे भरोसा नहीं किया। और सद्दाम का जो लड़का था उदय, उदय एक बहुत गंदी तरह का आदमी था, जो लड़कियों को नंगा करके ऐसे ऐसे जुल्म करता था कि जो जुल्म यहाँ पे बताने भी सही नहीं है। लेकिन सवाल अच्छा लगा यार, टॉपिक अच्छा चेंज किया। हाँ भाई, ओवर टू यू, आप बताइए। नहीं, ऐसे जैसे हम बात कर रहे थे धर्म के बारे में, अभी मैं जितना नोट कर रहा हूँ ज्यादा कुछ तो नहीं, बट मैं ये देख रहा हूँ कि जो लोग धर्म का झंडा उठा रहे हैं उनको खुद धर्म की समझ नहीं है पूरी। पहले खुद को मतलब सनातन धर्म से पूरा उसमें अरे जो पाखंडवाद है अपने धर्म एक में भाई भी, हमारे उसके और पीछे हमारे भाग रहे साथ हैं। जुड़े हैं। हाँ जी, राम तो राम वो भाई। कहाँ तक ठीक है? हाँ जी, बताइए बताइए। बताइए भाई, बोलिए, आपका सवाल था ना कोई। हेलो भाई, भाई आप आवाज नहीं। अपना टीवी वगैरह बंद करिए, आपकी टीवी की आवाज आ रही है। शर्मा जी, आपकी आवाज आ रही है आपके मोबाइल से। अब बंद होगी। हाँ, ये टल्ली जाट जो है इसको जोड़ते हैं। हाँ जी भाई, सनातन के बारे में क्या था। सनातन के बारे में कह रहा हूँ, आजकल जो एक भीड़ इकट्ठा हो रही है, हिंदू मुस्लिम जो चल रहा है, उन्हें खुद सनातन की समझ नहीं है सारी, सही से देखा जाए तो। हेलो। हर किसी को उतनी समझ नहीं होती भाई, हर किसी की हेलो अपनी अपनी हाँ जी, कैसे हैं भाई आप, टल्ली सिंह जाट। भाई साहब, राम राम। राम राम भाई, कैसे कैसे हैं आप। मेरे को एक बात बताओ, हाँ, अमेरिका ने आज तक किसी पे भरोसा किया? अमेरिका कॉरपोरेट कंट्री है भाई, कॉरपोरेट किसी पे भरोसा नहीं करती। जब नहीं कोलंबस, करती तो फिर एक बात बताओ, सद्दाम हुसैन ने क्या गलत किया था? भाई तेल मेरे हिसाब से बेचना है। रूस भी आज यही करे नहीं वो कि मेरे को नहीं चाहिए नोटो, भाई, क्योंकि संरक्षण है। सद्दाम ने जो गलत किया वो कुर्दों के साथ किया। एक पूरी पॉपुलेशन हाँ थी कुर्द पॉपुलेशन, उस कुर्द पॉपुलेशन के ऊपर उन्होंने बायोकेमिकल वेपन्स गिरा दिए थे। बायोकेमिकल वेपन का मतलब होता है कि वो नहीं तो हथियार जो जहर फैलाते हैं, बायो जापान में वेपन। किसने गिराया है? जापान में किसने गिराया है अरे भाई? तो मैंने अमेरिका को कब सही बता दिया। तो ये बता, हाँ, मैं मैंने मान रहा हूँ ये अमेरिका को बात है। कब सही बताया। मैं तो अमेरिका को तो सही फिर ये नहीं भाई कह मानता। रहे हैं ना, नहीं, मैं तो अमेरिका को सही नहीं मानता ना। काट रहा है। लेकिन अगर एक आदमी सही नहीं है तो दूसरा सही हो जाए, ये भी तो सही नहीं है। नहीं मान लिया बात है, लेकिन लोहान भाई बात सुने। हाँ, तो इसमें तो ना, भाई ये कह रहे हैं कि बोले अमेरिका अफगान को छोड़ के चली गई, अफगान को हिंदुस्तान सपोर्ट कर रहा था, हाँ और अफगान भी ये चाह रहा है कि मेरा देश तरक्की करे। हाँ आज रूस भी ये चाह रहा है कि मेरा देश तरक्की करे। हाँ हाँ। हाँ हाँ तो बात कहाँ फंस रही है कि अमेरिका ये चाहता है कि मेरा डॉलर सब पे राज करे। हाँ, यही भाई क्यों लड़ाई करे? है, झगड़ा ही है सारा। बस बात यही है, नहीं तो रूस तो मान जाएगी। सोवियत संघ का तो हिस्सा है, क्या है? कुछ भी नहीं है वो तो। हाँ, यही झगड़ा है भाई, हम भी इस झगड़े से मना थोड़े कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो यही झगड़ा है भाई। अमेरिका एक कंट्री नहीं है, पहले आपको अमेरिका की हिस्ट्री पढ़नी होगी। कोलंबस जब पहली अच्छा। बार अमेरिका पहुंचता है, तो कोलंबस हाँ वहां पे जितने भी यूरोप के गुंडे, ठग, बदमाश, बलात्कारी थे उनको लेके पहुंचता है, क्योंकि ढंग के आदमी ने जाने से मना कर दिया। जो वहां की नेटिव यानी पॉपुलेशन थी, कि जिस पॉपुलेशन को रेड इंडियंस पॉपुलेशन कहते थे, उन्होंने सबसे पहले जाके उन रेड इंडियंस को मारना शुरू किया। और वहां पर उन्होंने एक ऐसा कल्चर बनाया, कॉरपोरेट कल्चर, कि जहां पर ह्यूमन हाँ वैल्यूज की कोई वैल्यू नहीं है, जहां ह्यूमन डिग्निटी की कोई वैल्यू नहीं है। जहां अगर वैल्यू है तो वो है पैसे। उन्होंने उस पैसे के लिए हाँ वर्ल्ड वॉर 1 करवाया, उन्होंने उस पैसे के लिए वर्ल्ड वॉर 2 करवाया, उन्होंने वियतनाम वॉर हाँ। करवाए, उन्होंने गल्फ वॉर करवाए, उन्होंने इराक वॉर करवाया, उन्होंने बस अफगान वॉर करवाया। तो सीधी सी बात लोहान भाई साहब, ये बताओ ना, हम्म, इनको, मेरे जैसे मूर्ख हैं, हम्म, इनको ये बताओ कि भाई अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका ये चाहता है कि अपना राज हो, जो डोमिनेंस, टोके उसको ठोक दो। हाँ डोमिनेंस, बस हाँ, बात सीधी है। सीधी बात यही है। अच्छा, एक तो कृष्ण चौधरी भाई हैं,
चलो उनको जोड़ दो आप। ठीक है भाई, थैंक यू। ठीक। हाँ मैं कट कर रहा हूँ। राम राम। चलो राम कल राम। मैं आपको मैसेंजर पे मैसेज करता हूँ और अरे कॉल कभी करते भी हैं। करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। राम राम। राम राम भाई। भाई धर्म को समझना है ना छोटे भाई, इतना आसान नहीं है, क्योंकि धर्म को समझने के लिए आपको कैपिटल समझनी पड़ेगी। और जब तक आप कैपिटल नहीं समझोगे और वर्किंग ऑफ कैपिटल नहीं समझोगे कि जो कैपिटल कैसे वर्क करती है पूरी दुनिया में, ऐसा क्यों है कि $1 के मुकाबले हमें 80 देने पड़ते हैं, हमारा 80 और उनका 1 बराबर, जबकि हम तो ये पढ़ते आए हैं ना गणित में कि 1 के बराबर 1 होता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 के बराबर 80? क्यों हो सकता है या तो ये ये? हो सकता है उन्होंने जो अपनी सभ्यता चलाई, हम उसको उनकी सभ्यता को फॉलो कर रहे हैं, उसके चक्कर में अपनी जो वैल्यू है उनको डाउन कर लिया। एग्जैक्टली यही है। ये हमने अपनी वैल्यूज मार दी। आज अगर मैं ये टी शर्ट पहन के बैठा हूँ, आज अगर मैं ये नीचे ट्राउजर पहन के बैठा हूँ, आज मैं अगर पानी की बोतल पी रहा हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं उसके डॉलर को मजबूत कर रहा हूँ। और अब मैं इस चीज को बड़ी खुशी खुशी करता हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हमारे देश में पैदा हो चुके हैं जिन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि कल्चरल सुपरमेसी क्या है, कैपिटल अपलिफ्टमेंट क्या है, फाइनेंशियल वैल्यूज क्या है। उनको सिर्फ एक ये है कि भाई कुर्डी पे बैठ के हगना है, और कोई भी आदमी सामने आ जाए, ए भाई तू कौन, मैं फलाने का है। अब ये, और मोस्टली इनमें 99% जो लोग हैं वो मिलेंगे चौटाला प्रेमी, हुड्डा प्रेमी, जयंत प्रेमी, मुलायम सिंह यादव प्रेमी, मिर्दा प्रेमी, या एक पर्टिकुलर नेता के अंध भगत। अब कई लोग कहते हैं कि तुम भी तो मोदी के भगत हो। ना भाई, हम काहे के मोदी के भगत, हम तो कहते हैं कि मोदी को आज हटा के योगी को ले आओ। हम तो सब कहते हैं ये बात। अगर हम मोदी के भगत होते तो हम ये बात बोल सकते थे, जबकि हम तो सब कहते हैं कि आज हटा दो मोदी को, आज योगी को ले आओ, और हम योगी के भी भगत नहीं है भाई। नहीं, हम सबसे कहते हैं, गलत तो ये है ना, अंधभक्ति और अंधविरोध दोनों चीज गलत है। हाँ हम तो कहते हैं कि योगी को भी हटा दो, रिस्पेक्ट। हेमंत बाबा को ले आओ, हेमंत बिस्वा है, हेमंत बिस्वा को ले आओ। हम तो हेमंत बिस्वा के साथ भी खुश हैं। इनके लिए विचारधारा मायने नहीं रखती है, खास किस्म के लोग हैं। इन्होंने पिछले 5-6 पीढ़ियों से एक परिवार के पानी मार मार के जूते धोए हैं, और जीभ से जूते चाटे हैं इन्होंने। और ये खुशी खुशी उस चीज का सबूत अपनी बैठकों में लगा के बैठे, मेरा दादा देवीलाल के जूते चाटा करता, मेरा बाप ओम प्रकाश चौटाला के जूते चाटा करता, मेरा बड़ा भाई अजय चौटाला के जूते चाटा करता, मैं आज जयंत के जूते चाट रहा हूँ, मेरा बेटा इसके बेटों के जूते चाटेगा, मेरा पोता। अबे यार, कोई मतलब ये आभूषण थोड़े है कि तू तेरी बैठक में, तो शर्म की बात है। और तू इस शर्म की बात को आभूषण पहन के, मतलब आभूषण मान के बैठा है। तो ये तो वही है, सोच ही ऐसी हो रखी है, ज्यादातर समाज की सोच ही है। चलो अब कुछ बदल रही है। करो किसी, करो हुड्डा को सपोर्ट, करो जयंत को सपोर्ट, फिर किसी इस बात बात को का लेके करो ना, सपोर्ट विचारधारा क्या को कर समझ के लिया करो। इनके पास जब सरकारें थी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास 10 साल तक सरकारें रही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक भी ऐसा कानून बता दो आज के दिन पूरे के पूरे दुनिया के अंदर। अच्छा, ये विक्रम भाई हमारे साथ जुड़े, कैसे हैं भाई साहब आप? राम राम भाई साहब। भाई बिल्कुल, राम राम है आपको, घर और ठीक हो परिवार भाई साहब? सब कैसे हैं? अरे बिल्कुल मौज है भाई। आपको फॉलो करता हूँ भाई साहब, बहुत सारी वीडियो देखता हूँ आपकी। अरे भाई, आपके दम पर ही मैं हूँ, अगर आप नहीं होगे तो मैं भी नहीं हूँ। और और भाई साहब बताओ। सब परिवार ठीक है भाई साहब? हाँ, परिवार बिल्कुल मौज में है भाई, बिल्कुल कुशल मंगल है परिवार। आप और सभी को हम भाई सब भी साहब, परिवार ही हैं भाई, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मेरे भाई हो, हम सब भी परिवार हैं। तो आप तुम्हें सभी कभी को भी भाई साहब वैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी भाई बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन जलियांवाला बाग नाम की एक दुर्दांत घटना घटी थी इस देश में। हाँ जलियांवाले जी, बाग को तो सब याद करते हैं, कोई यूं याद नहीं करता कि गोली चलाई किसने। जनरल बिल्कुल डायर भाई। तो ऑफिस में बैठा था। हाँ, 1600 राउंड फायर किए गए थे, 1600 राउंड। जनरल डायर ने तो एक भी गोली नहीं चलाई। तो गोली जी, चलाई किसने? वहां पे जब एक है ना, इसके 3 या 4 महीने होने के बाद 1919, 3 या 4 महीने होने के बाद एक हंटर कमीशन नाम से एक कमीशन बनाया था इंग्लैंड ने।
कि भाई सच्चाई पता करो इसकी क्या है। तो हंटर कमीशन ने लिखा था कि जो जिन्होंने गोलियां मारी वो इतने दुर्दांत दरिंदे थे कि उन्होंने लाशों के साथ भी बलात्कार किए। कौन थे? इतना गंदा आदमी कौन हो सकता है जो लाशों के साथ भी बलात्कार करके? इंग्लैंड का कोई फौजी नहीं था उसमें, क्योंकि इंग्लैंड से तो उस टाइम आदमी 4000 थे सारे इंडिया में। ये नीचे जो बात कर रहे हैं ना, ये यही थे, इन्हीं के दादे परदादे जिन्होंने 1600 गोलियां मारी। नन्हे नन्हे बच्चे आगे खड़े थे और नन्हे नन्हे बच्चों की छाती के अंदर उन्होंने गोलियां मारती और उन बच्चों के साथ बलात्कार किए। किसको सबक सिखाना चाहते थे भाई वो? दरिंदे और थे जो भाई अपनी साहब। 1857 की क्रांति थी उसको दबाने के लिए जो सबसे मेन ज्यादा तादाद में जो सैनिक थे ब्रिटिश की साइड से, वो भी तो वही थे। वो भी वही थे। क्वेटा से जून की दोपहरी में क्वेटा से चल के, जिसको गोल्डन ट्रायंगल पढ़ाया जाता है, क्वेटा, इस्लामाबाद और अमृतसर, इस गोल्डन ट्रायंगल की एक बार हिस्ट्री तो पढ़ो। क्या हिस्ट्री है भाई तुम्हारी? और तुम हमें ये कहते हो जो हरियाणा कुरुक्षेत्र को लेके बैठा है, जिस कुरुक्षेत्र को दुनिया के 3 सबसे पुराने शहरों में गिना जाता है, एक जेरूसलम, एक काशी और एक कुरुक्षेत्र, तुम उसको बेटा बता रहे हो, किसी का छोटा भाई बता रहे हो। अबे जिस जगह पे महाभारत हुई है उस जगह को तुम 300 साल पहले बने हुई सभ्यता का बेटा बता रहे हो यार। मात्र 300 साल पहले बने हुए लोगों का। अबे तुम्हारे पूर्वज जो थे, महाभारत से पहले की एक लड़ाई थी जिसको जर्मन्स ने बहुत अच्छा लिखा है, और उसका नाम था द वॉर ऑफ द 10 किंग्स। जिस वॉर में अपने देश का नाम भारत रखा गया, और भारत जो नाम रखा गया था वो भरत, भारत नहीं भरत, जो अपने बर्था जिसको कहते हैं, उस बर्थे के ऊपर रखा गया था। वो लड़ाई हमारे लोगों ने लड़ी थी, वो लड़ाई हमने जीती थी। अब कौन थे वो आदमी जिन्होंने सप्त सिंधु तोड़ दी? अरे ये पंच आब बना दिया। सप्त सिंधु कितनी बड़ी थी भाई, और आज तुम अपने आप को इसका बेटा मानने लग गए। मिल के जी मिल गया मैंने ग्लास से कहा बोल दिया। हाँ भाई, और कोई आपका सवाल हो तो बताओ भाई। किसी और को जोड़ने की संपत्ति चौधरी भाई बड़ी देर से जुड़ना अच्छा चाहता है भाई जी। साहब एक बात बताता हाँ हूँ। जी, हाँ जी भाई। ये जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चला हुआ है ना। हेलो आवाज आ रही है जी? आप आ गई, आवाज आ गई, आवाज आ गई। हेलो जी, ये प्रॉब्लम 3-4 महीने से मेरे साथ में हो रही है। फोन मैं बदल ले किसी की भाई, लाइव में जाता हूँ। हाँ, चलो फोन ठीक है बदल ले, भाई साहब। फोन। ठीक बाय। है नहीं, भाई। फोन नहीं बदला है। हो सकता है कुछ कंट्री चेंज हुई है तो हो सकता है कुछ इशू आया हो नेटवर्क में। चलो और बताओ भाई साहब। बस बढ़िया है। काफी लंबे समय चलो बाद में अपनी बहुत मुलाकात सारी, हुई है सारे। अरे आओ कभी भी गुड़गांव आ सकते हो। गुड़गांव में आपके लिए, सबके लिए, जितने भी भाई देख रहे हैं, आप सबके लिए हमारे दरवाजे देव खुले भाई, हैं। देव भाई, हाँ जी भाई। भाई एक रिक्वेस्ट है यार, अगर मतलब मैं के तो खिलाफ नहीं जा रहा कोई, हाँ जी भाई। मतलब आपका एक मैंने मतलब बात सुनी है, विजन, मैं उसको लेके बात करूंगा थोड़ा सा भी। हाँ आप हाँ आगे जी की भाई। सोचें यार, जो हुआ है वो सभी साथी एग्जैक्टली, मेरे से, सही बात है। सभी सभी साथी मेरे से ज्यादा जानकार है, सभी समझदार हैं, और मैं, मेरी उम्र आप सब में सबसे छोटी है, लेकिन जो आप बात करते हो ना विजन की, मैं उस पर एक बात करना चाहूंगा यार। हाँ जी भाई, बिल्कुल बोलिए, स्वागत है आपका। भाई मेरा यही है कि किसी पार्टीबाजी से, सब चीजों से हटके ना, अभी क्या है कि हम्म आप भी उसी परिवार से हो, किसान परिवार से, और मैं भी उसी किसान परिवार से हूँ। एक टाइम हम्म था आंदोलन में मैं भी था, उस टाइम हम्म। आंदोलन को आपकी भी सपोर्ट थी, आप ना भी भाई, हमने कभी सपोर्ट नहीं किया। हमने नहीं हमेशा नहीं कहा नहीं कि ये आंदोलन एक नहीं, साजिश है। जो अच्छी चीजें थी उनके लिए आपने बोला है, मैं वो हाँ, उन उनके पुरानी लिए हम चीजों को, करते थे। हाँ उन जो चीजों को मैं भी भाई, जाना भी नहीं चाहता, मैं जाना भी नहीं चाहता पुरानी बातों पे, हाँ, मैं आगे की बात रखने के लिए बोल रहा हूँ। हम्म। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी एफपीओ के बारे में बात किया था, हाँ, एसपीओ बहुत जरूरी है भाई, बहुत बहुत शानदार। ठीक है, आपसे हम्म मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं एक छोटा सा बंदा हूं, आप कभी ना मेरी फेसबुक वॉल चेक करना, मैं पिछले 3 महीने से एफपीओ पे ही काम कर रहा हूँ। एक प्राइवेट एम्प्लॉय था किसान के साथ साथ, उसको मैंने छोड़ करके उसके बाद एफपीओ बनाया हमने हमारे गांव में। ठीक है। और हमारे हरियाणा के अंदर 28 तारीख को प्राकृतिक खेती पर एक प्रोग्राम था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर, और ठीक है। हमें सीखने के लिए वहां बहुत बड़ी शख्सियत थी ये, आचार्य ठीक है। देवव्रत जी। बहुत प्यारे भाई। आचार्य हम्म। देवव्रत जी, हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब, और हमारे ठीक माननीय है। मुख्यमंत्री साहब खट्टर हम्म साहब,
ठीक है। बहुत अच्छी चीजें एफपीओज के बारे स्टेज से कही गई, हमने कुछ चीजें पूछने के लिए वहां बोला, तो देखिए सीधा खुल के कह रहा हूँ, अभी ये भी एक सोशल मीडिया हाँ बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, बिल्कुल खुले क्योंकि बैठिए। वहां हमने कुछ चीजें पूछने के लिए जब माइक की डिमांड की, हमें माइक नहीं दिया गया। उस टाइम ये लगा, जो बात आप पहले कुछ देर पहले आप बोल रहे थे ना, कोई चौटाला का भक्त है, कोई किसी का भक्त है, उनमें से एक भक्त, ये मानो कि मैं भी हूँ, मैं भी चौटाला फैमिली का भक्त हूँ, लेकिन मैं उन कौन चीजों, से वाली चौटाला फैमिली? चार हैं चौटाला फैमिली भी। अभय सिंह चौटाला। अच्छा, अबे, अबे के बाद में अर्जुन या करण? नहीं, मैं ओनली अभय, ना मैं इससे अच्छा ठीक पीछे है। ना मैं इससे आगे। अच्छा अबे, अबे अपना भी भाई है भाई, लेकिन हाँ, चलो वो अलग लेकिन बात है। नहीं, जो भी है वो पॉलिटिकली चीजें अलग है, हाँ उस ठीक है, पार्टी वो से अलग मैं, बात है। हाँ, अच्छा लेकिन मैं आप हैं कहाँ से भाई, एक बार मेरे को थोड़ा सा ये बताएंगे? सिरसा से हैं आप? हरियाणा के सिरसा डिस्ट्रिक्ट के रानिया सिरसा से, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मेरा विलेज है बड़ी। रानीगंज से। अच्छा भाई, आप कभी भी गुड़गांव आए ना, तो आप एक बार हमसे मिलें। हमारी संस्था है ट्रस्ट ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। हम्म। कई बार क्या होता है कि सरकार अगर मदद नहीं करती, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम काम छोड़ देंगे, हमें नहीं, तो मैं काम काम नहीं करना छोड़ है। रहा, इसी मैटर पे मैं बात करना हाँ। चाह रहा था कि हम्म वहां हमें नहीं मौका मिला, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कई बार हम्म ऐसा एसओपीज होती है, गवर्नमेंट की भी सिक्योरिटी सिस्टम रहते हैं, सिक्योरिटी रीजन्स रहते हम्म हैं, उन सब चीजों को हम्म देख के कुछ नहीं चीजें पॉसिबल होती। उसके हम्म। बाद हमने जो एचएसडीसी आप जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से, हरियाणा बीज हाँ विकास वितरण निगम, हाँ, तुम्हारा ही आदमी था इसका प्रधान अब तक तो, अभी हटा जो है। भी था, जो भी था, पॉलिटिकली तो छोड़ दो भाई, बात तो अब आप फार्मर की कर रहे हैं ना। अभी गवर्नमेंट भी 7 साल से हमारे बीजेपी की है, तो मैं उसके खिलाफ नहीं बोल रहा, उनके सपोर्ट में नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है एफपीओ भाई, भी, ठीक। अच्छा, एफपीओ भी तो एफपीओ के बीजेपी, लिए आपको क्या मदद चाहिए? भूल जाओ सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं सरकार। आप मदद बोल बस बताओ क्या चाहिए? मतलब हमें सरकार पार्टी से मतलब नहीं है, हमें उस सीट से, उस सीट पे बैठे बंदे से एफपीओ तो से मतलब, मतलब है हमें, हमें एफपीओ हाँ, बनाना है। और एफपीओ एफपीओ जब बना बन हुआ है हमारा, जाएगा तो ऑलरेडी बना हुआ है, हमने बना लिया, 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए तो और बनवाओ ना, दो हम मतलब औरों को भी बताओ एक बार एफपीओ के भाई बारे में ना, ये साहब, जितने भाई हमारे सुन रहे हैं इनको भी एक बार आप बताओ एफपीओ के बारे में। एफपीओ के बारे में मैं एक शॉर्ट में जल्दी से आपको डिफाइन करूंगा, उसके बाद क्योंकि हाँ जिस बिल्कुल। कारण से मैं जुड़ा था ना, वो आपको पूछना चाहूंगा और बताना चाहूंगा। हाँ एफपीओ जी भाई, बिल्कुल। किसान उत्पादन संघ, किसान हम्म उत्पादन संगठन। इसका हम्म मतलब सीधा सिंपल सी एक भाषा में आप बताऊं, आपकी अपनी खुद की सरकार, आपकी अपनी खुद की कंपनी, आपका खुद का अपना हम्म बिजनेस, और जितने भी साथी एफपीओ के अंदर जुड़े होंगे, उस एफपीओ से होने वाले फायदे के अंदर आप सभी का इक्वल हिस्सा होगा। इक्वल हिस्सा होगा, जितना आप शेयर डालोगे आपके शेयर के अकॉर्डिंग आपका हिस्सा होगा। और सबसे दो तीन भी बातें उसमें सबसे बड़ी है, पहला हम्म आर्थिक सुरक्षा, दूसरा सामाजिक सुरक्षा, और तीसरा आपका स्वास्थ्य और शिक्षा का जो सुरक्षा है वो। आर्थिक का हम्म बता देता हूं। आर्थिक ये है कि जिस एफपीओ से आप जुड़े रहेंगे और आपके हम्म एफपीओ के माध्यम से जो भी आपका प्रॉफिट होगा, उसमें आप सबको बहुत ही बढ़िया फायदा होगा। दूसरा हम्म सामाजिक, जो बंदे, जो भी किसान साथी, जो हमारे साथी एफपीओ में जुड़ेंगे, वो एक परिवार की तरह बनेंगे, एक नया समाज होगा, जिस समाज के हम्म अंदर हम एक दूसरे की केयर करेंगे। क्योंकि हम्म आज के अंदर जिस मोबाइल से हम बात कर रहे हैं, उसी मोबाइल ने हमारा अपना तो जो है, अपनापन है वो छीन लिया हमसे। लेकिन जो हम्म। लोग एफपीओ के मेंबर होंगे, उनके लिए एक नया समाज होगा, वो एक दूसरे के दुख सुख में इकट्ठे होंगे। सही बात है। तीसरा जो शिक्षा और स्वास्थ्य का बात था, जब हाँ जी हम भाई। 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 मेंबर एक एफपीओ के होंगे, तब हम हमारा हम्म खुद का एक ऐसा स्कूल, एक ऐसी यूनिवर्सिटी क्रिएट कर सकते हैं, जहां पर हम हमारे बच्चों को अच्छे भविष्य के लिए अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। उन्हीं बहुत बढ़िया, स्कूलों से बहुत। हमारे अच्छे डॉक्टर्स निकलेंगे, जो हमें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे। मोटा मोटा ये है। उसके बाद मैं एक, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं मेरा नंबर शेयर करता हूं अभी, ताकि एफपीओ पे भाई मैंने ना पूरा बिल्कुल फोकस यार, कर रखा है। बिल्कुल भाई मेरा मोबाइल बिल्कुल। नंबर है 94 166 19 008। एक बार इंग्लिश में बोल मैं देता हूँ, 94 166 19 008। मेरा नाम राकेश जोरड़ है। एफपीओ के मामले में कोई बंदा कुछ भी पूछना चाहे, मैं 24 घंटे हाजिर हूँ। भाई, मैं आपका नंबर ये लाइव खत्म होने के बाद पर्टिकुलरली पोस्ट करके भी डाल दूंगा, ताकि अगर कोई आदमी आपसे कोई सवाल पूछना चाहे तो वो सीधा सीधा आपका नंबर वहां से उठा ले। एफपीओ पे भाई साहब, और मेरे पास एफपीओ के लिए, एफपीओ का मैटर इतने में से खत्म नहीं होता 3 मिनट में। बहुत एफपीओ एक लंबा ऐसा है। सिस्टम है, अगर सामने से सवाल करने वाला बंदा है, तो मैं बिना खाना पानी पिए भी 24 घंटे बोल सकता हूँ। अरे आप कभी हमारे पास आओ ना, फिर यहाँ पे यार बैठते हैं आपके साथ, कभी इस साइड का चक्कर लगे दिल्ली साइड का, तो आओ यार कभी।
बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, अभी हम जल्दी ही चंडीगढ़ जाएंगे क्योंकि हमारी मजबूरी है। हमने मेल भी डाल रखे हैं HSDC के सभी। अच्छा, FPO बहुत जरूरी है। तो भाई साहब आप तो फोन बदल लो यार, आपकी आवाज ही नहीं आती। अब नहीं है तो वो आ रही मेरी आवाज? अब तो आ रही है। हाँ, नहीं कोई नेटवर्क इशू होगा। वो बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, के लिए नहीं बोला बीच में। चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। और कोई भाई हमारे भंवर लाल जाट भाई हैं, ये हमसे जुड़ना चाहते हैं। देखिए, एक चीज मेरे को पूछनी थी आपसे। जितने जितने भाई भी एक बार सुन रहे हैं यार, किसी को जोड़ो ना एंटी पार्टी वाले को। एक भी एंटी पार्टी वाला नहीं जोड़ पाए यार, तुम इतने लोग हो। किसी की तो बेइज्जती करने का मौका दो मेरे को, किसी को तो ऊपर बोलने। कैसे हैं भाई साहब आप तो हमारे बड़े भाई हो। राम राम जी, राम राम राम। देव भाई, राम राम। राम राम जी, कैसे हैं भाई साहब आप? मैं ठीक है, दुबई से देख रहा हूँ मैं। अरे भाई साहब क्या बात है, क्या बात है। इंटरनेशनल रीच है ये, इंटरनेशनल रीच। अरे भाई साहब बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। मैं आप भी एक इंटरनेशनल चीज हूँ हमेशा यार। याद रखें। हाँ जी, मैं भी अभी इंटरनेशनल हूँ। आप कहाँ पर हैं? तो मैं भी दुबई में हूँ। अरे भाई साहब दुबई से दो भाई साहब, बहुत दुबई बढ़िया लगता है। एक्सपो। और आप दोनों इस बात को याद रखें कि आपकी जो मातृभूमि है, आपकी मातृभूमि हर पल हर सांस आपको याद करती है। बिल्कुल। मैं आपका वीडियो हनुमान बनीवाल का रैली में बोतल बोला, किसान का तो गेहूं नहीं बिकता, पानी का बोतल, वो टाइम से ही मेरे को बहुत रुचि है आपका आवाज। बहुत बढ़िया भाई साहब, ये तो बहुत बढ़िया है। और दोनों के दोनों भाई मेरे बड़े भाई हैं आप, और आपका आदर है, आपका सम्मान है, तहे दिल से आपका आदर सम्मान है। तो आप दुबई में क्या करते हैं भाई साहब दोनों? जी, मैं तो ड्राइविंग करता हूँ। अच्छा, और आप भाई साहब? मैं दुबई एक्सपो में मेरी भी ड्यूटी है। अच्छा अपना फिर कंपनी ब्रांड तो चाइना का है, मगर इंडिया की तरफ से उसको यहाँ पे वो किया है मैंने। ऑफिस की तरफ से हूँ। गुजरात की किस चीज कंपनी का है। ब्रांड है? मशीनरी। कौन सी मशीनरी? अपने कपड़े बनाने की जो मशीनें आती है, एम्ब्रॉयडरी मशीनें हैं। एम्ब्रॉयडरी मशीनें बहुत बड़े अलग अलग ब्रांड है। जुकी, जुकी की आती है ना? ये तो मेन तो जुकी के जितने आते हैं सारे, इंडिया में तो जुकी ज्यादा चलता है। जुकी तो एक सिंगल मशीन है। एम्ब्रॉयडरी मशीन एक अच्छा, पूरा एक अलग ही सेम मशीन है। जर्मन मेड आते हैं बहुत लगभग। चाइना जर्मन की मेड भी भी बहुत आती है, आती है। चाइना की भी आती है, चाइना मेड भी बहुत मगर ज्यादा आती है। हाँ वो ब्रांड चाइना का है, मगर अपना मेड इन इंडिया है। अच्छा, हमारी यहाँ पे हमारी भी एक यूनिट है यहाँ पे, क्लॉथिंग यूनिट, दिल्ली के अंदर ही। तो अगर किसी भी तरह के आपको कोई भी मदद चाहिए तो वो मदद हम आपकी बिल्कुल कर सकते हैं। और आप भी, क्योंकि देखो हम एक दूसरे के साथ जब तक इस तरह के मेल मिलाप और बिजनेस ट्रांजेक्शन्स नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें जो बिल्कुल। चीज़ पसंद है वो हम मतलब हम आपकी ये मदद कर सकते हैं। एक सवाल था देव जी मेरे मन में, तो आपसे हाँ जी। पूछना था, अगर आपकी परमिशन हो तो। अरे भाई साहब आप बड़े भाई हैं यार, आपको परमिशन की नहीं जरूरत नहीं, है? बड़ा नहीं आप हूँ, आपसे छोटा हूँ। बेशक। आपसे छोटा हूँ। अरे अभी अभी फिर तो आपको बिल्कुल भी नहीं 32 लेनी ईयर्स का चाहिए। हुआ हूँ मैं। तो मैं 30 का हो जाऊं भाई, आप 2 साल बड़े हो मेरे से। नहीं, एक चीज मेरे को पूछनी थी कि अपने इंडिया में जो फ्री वाला लॉलीपॉप दिया जा रहा है, हम्म। जो भी चुनाव होते हैं कि मैं आपको ये फ्री में दूंगा, मैं आपको वो फ्री में दूंगा, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, वो जाता है चुनावी वादे करके आता है, मैं आपको बिजली फ्री दूंगा, गैस फ्री दूंगा, पानी फ्री दूंगा, मैं ये फ्री दूंगा, वो फ्री दूंगा। तो क्या ये मतलब ये फ्री का लॉलीपॉप है, उससे अपने देश का अरे डेवलपमेंट पॉसिबल है? अरे मैं तो देव, सुनिए सुनिए अरे मैं तो सुनिए, कुछ नहीं मिलेगा। अरे सुनिए सुनिए,
ओके, हाँ सुनिए बोलिए सुनिए सुनिए। बोलिए तो बोलिए ये बोलिए। फ्री वाला लॉलीपॉप लोगों को दे के, जनता को दे के, मतलब अपने इंडिया का डेवलपमेंट पॉसिबल है कि नहीं, ये बताओ मुझे। नहीं, फ्री देने से किसी देश का डेवलपमेंट नहीं होता। फ्री देने से तो और देश जिन, बर्बाद होता है। और लेकिन दुनिया में आपको कोई चीज मालूम है, फ्री नहीं होती। फ्री दुनिया में कोई कोई चीज, चीज फ्री नहीं। हर चीज की कीमत होती है। हाँ, और वो आप नहीं दे रहे तो कोई और दे रहा है। कोई और दे रहा है। तो हाँ, लोगों को ये क्यों लगता है कि मेरे को कोई पानी फ्री में मिल रहा है, मेरे को बिजली फ्री में मिल रही है, मेरे को ये फ्री में मिल रहा है, मेरे को वो फ्री में मिल रहा है? लोग, इस देश का जो तबका रहा है ना, एक खास तबका, उन लोगों ने फ्री के चक्कर में मुगल यहाँ पे बसा दिए थे। उन्हीं लोगों ने फ्री के चक्कर में अंग्रेज यहाँ पे बसा दिए थे। और आज वही लोग हैं जो फ्री के चक्कर में एक मोटा मोटी इसके पीछे एक एग्जांपल निकालते हैं कि 5 लाख करोड़ रुपए टैक्स इवेशन भी तो जा रहा है, तो हम फ्री क्यों ना लें। भाई, जो टैक्स इवेशन जा रहा है वो ये है कि मैंने आपसे लेने थे, आपसे कमाए नहीं गए तो मैंने छोड़ दिया, मेरा खर्चा तो नहीं हुआ, मेरा तो कुछ नहीं लगा। लेकिन जब मैं मुफ्त की बिजली किसी को दे रहा हूँ, दिल्ली का जो जल बोर्ड था, जल बोर्ड के पास पॉजिटिव इनकम थी। पॉजिटिव इनकम का मतलब है कि एक पैसा सरप्लस रखा था। आज वही जल बोर्ड 60,000 करोड़ के कर्जे में बैठा है। बताओ कौन उतारेगा भाई? किसी ना किसी को तो उतारना पड़ेगा। आप रोहिंग्यों को यहाँ पे बसा के उन रोहिंग्यों को तनख्वाह बांट रहे हो। आपके पास रोड बनाने के लिए पैसा नहीं, आपके पास पार्क बनाने के लिए पैसा नहीं, आपके पास बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट बनाने के लिए पैसा नहीं है। तो भाई, फ्री बीज हर देश के लिए खतरनाक जहर है, ये जहर। ये हाँ, जहर एक है, नए ये भाई मतलब हमारे मीठा, साथ जुड़े हैं। मीठा जहर है ये, जो धीरे धीरे काम करता है और फिर बाद में वो कई नस्लें खत्म कर देता है, कई खानदान खत्म कर देता है, कई देश खत्म कर देता है। बिल्कुल। अच्छा, एक नए ओके भाई भाई हमारे साथ और जुड़े हैं, ओके भाई नई। ये चीज आपको भी मालूम है, रेलवे योजना है अभी से, अब हाल फिलहाल अपने महीना 15 दिन पहले की रिपोर्ट है, श्रीलंका, सुनिए, श्रीलंका भी चाइना इसी से वजह। अच्छा, कर्जा ले ले, श्रीलंका के चाइना बर्बाद से होने के बहुत श्रीलंका अलग कर्जा ले कारण हैं। लेके लोगों को फ्री में ये वो इधर उधर की सुविधा दी दुनिया भर की। आज देखो, श्रीलंका की क्या इसमें हालत है? इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना, वो है दो कंट्री, वेनेजुएला, श्रीलंका। वेनेजुएला, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है लीबिया और वेनेजुएला। ये दोनों कंट्री ऐसे थे जो 2 लाख रुपए बेरोजगारी भत्ता देते थे। आज यहाँ पे ब्रेड नहीं मिलता भाई खाने को, आज यहाँ पे लोगों दूध नहीं को मिलता। लोगों को ऐसा लगता है ना, मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूँ कि अगर गवर्नमेंट अगर हमको पैसा बांट दे, जैसे मोदी जी अच्छा, ने बोला हम एक 15 नए 15 लाख भाई दे से। देंगे। अच्छा भाई सुनिए, साहब, आपके एक बार नीचे भाई साहब हैं, ये काफी देर से। हाँ जी, बताइए बताइए भाई साहब। इनको बोलिए। राम राम देव भाई। हाँ जी, आवाज बोलिए। नहीं आ रही क्या? हाँ भाई साहब बोलिए। आप अब हम हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो हम भी आपके बारे में जानना चाहेंगे। भाई साहब बताइए। आवाज नहीं आ रही है क्या देव भाई? आवाज साफ आ रही है, बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज। राजस्थान नागौर भूल गए क्या? अरे भाई साहब, नागौर मेरी कर्म भूमि रहा है यार, मेरे पुरखों की धरती रहा है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं अपने सांस लेना भूल सकता हूँ, मैं अपनी पलक झपक नहीं भूल सकता हूँ, लेकिन मैं मेरे आराध्य तेजा जी महाराज की धरती नहीं भूल सकता। उम्मीद है आया करो कभी वापिस, काफी दिन हो गए आपको। मैं कुछ ऐसे कार्यक्रमों में पिछले काफी लंबे समय से हम कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जो पिछले 100 सवा 100 साल से किसी ने नहीं की। इसी वजह से जो राजनीतिक तौर पे गतिविधियां हैं वो नहीं हो पा रही हैं। दूसरा, जब देखिए, हनुमान बेनीवाल के साथ हमारा जुड़ाव था नागौर में, लेकिन जब उन्होंने एनडीए छोड़ी तो उस टाइम पे हम उस निर्णय से सहमत नहीं थे कि भाई एनडीए आप छोड़ रहे हो। हम उस निर्णय से बिल्कुल ना उस दिन सहमत थे, ना हम आज सहमत हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा आना जाना, लेकिन पक्का यार, मैं उसी उसी गर्मियों के उसी बाद पर्पज आऊंगा। उसी पर्पज की बात कर रहा हूँ मैं। तो एनडीए छोड़ा है तो आपसे रिश्ता थोड़ी तोड़ा है। ना तो मेरा भाई तो है ना, लेकिन पॉलिटिकली देखो, मैं एक बड़े विजन के साथ जब आप चलते हो तो उस विजन में आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो उस विजन में, हाँ, उस टाइम भी ये था कि भाई आप, नो डाउट आपकी पायलट साहब के साथ अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2023 का जो इलेक्शन आ रहा है, उस इलेक्शन में कांग्रेस के पल्ले कुछ नहीं आएगा।
कांग्रेस राजस्थान में ढहता हुआ महल है, डूबता हुआ जहाज है, तो आप उस चीज में क्यों आप उस तरफ तैरना चाहते हो? आज पूरे देश का जो युवा है वो धर्म के रास्ते पे चल रहा है और उसके अंदर एक नई तरह की जागृति है जो आगे चल के फाइनेंशियल वैल्यूज में कन्वर्ट होगी। आज ये फाइनेंशियल वैल्यू में उतनी कन्वर्ट नहीं हुई है जो आज के 3 साल बाद कन्वर्ट होगी। तो अगर हम अपने कौम के, अपने समाज के नेता हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम कौम के बारे में ये सोचे कि अगले 20 साल बाद मैं अपनी कौम को कहाँ देखना चाहता हूँ। कोई मेरे से पूछे तो मैं अपनी कौम को अगले 20 साल बाद हेलीकॉप्टर चलाते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे को आज अपनी कौम को हेलीकॉप्टर बनाना सिखाना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर उड़ाना सिखाना पड़ेगा। मेरे को वो कॉलेजेस बनाने पड़ेंगे जो उन हेलीकॉप्टर्स का निर्माण करें। मेरे को वो टूरिज्म लेके आना पड़ेगा कि भाई अगर हेलीकॉप्टर में तुम नहीं उड़ रहे हो तो वो हेलीकॉप्टर डेड एसेट्स ना बने, वो तुम्हें कमा के दे। तो हर नेता की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी जनता के लिए ये सारी बातें सोचे कि भाई मैं तुम्हें बीमार होने, मैं अस्पताल नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी लाइफस्टाइल देना चाहता हूँ जिस लाइफस्टाइल में तुम बीमार ही ना हो। तुम अगर मोटा अनाज खाओगे, तुम अगर बढ़िया वैदिक चीजें खाओगे तो तुम बीमार ही नहीं पड़ोगे। हमारे पुरखे बेवकूफ नहीं थे जो कभी बीमार नहीं होते थे। आज भी 80 साल का जो बुजुर्ग है हमारे, दांत के साथ अखरोट तोड़ देता है। हम 2 टाइम टूथपेस्ट करने वाले आदमी हैं, हम अपने दांत के साथ गन्ना नहीं छील पाते। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ कि भाई साहब का क्या फ्यूचर लग रहा है आपको 23 का? अभी आपने पीछे बच्चे और आशुतोष और उस दिया का जन्मदिन भी देखा होगा आपने। क्या सोच रहे हो आप? पब्लिक के लिए मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा इस बात पे। चलो चलो, कोई नहीं, पर्सनली कर लेंगे। फिर भी नागौर में स्वागत है, आओ कभी। अरे बिल्कुल भाई, मैं नागौर आऊंगा, लेकिन इस चीज के बारे में देखो, कुछ एक नेता को है ना अपना हर कदम, एक नेता को अपना, ठीक है भाई साहब, प्रणाम। अच्छा भाई साहब जा रहे हैं, प्रणाम भाई, टाइम नहीं मिला। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, राम राम भाई। राम 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 तो भाई, राम राम। तो इसमें है ना कुछ चीजें, एक नेता को तो अपना सांस भी फूंक फूंक के छोड़ना चाहिए भाई। तो आप एक मतलब आपका आपका क्योंकि आपका जो हर कदम है वो कैलकुलेटिव होता है। पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता कि आप कुछ भी कर दोगे और उसके आफ्टर इफेक्ट नहीं स्टडी करोगे। आपको करने से पहले उसके जो आफ्टर इफेक्ट हैं वो स्टडी करने पड़ते हैं। तो मतलब करने चाहिए, हर किसी को करने चाहिए आफ्टर इफेक्ट स्टडी, लेकिन नहीं, ये अब जहाँ तक पब्लिक मैं सोचता हूँ, इनकी पॉलिटिकल जो समझ है वो तो बहुत अच्छी है। इनका जो स्टैंड रहा है ना भाई, आप पीछे का जैसे यूनिवर्सिटी से देख लो आप, मेरे हिसाब से तो अभी इनका कोई भी पासा है वो खाली नहीं है ना। हवा के रुख के हिसाब से चल रहा है और अभी प्रोग्रेस में ही है। उम्मीद है कि जो आप देखो हम भी प्लेटफॉर्म यही तैयार चाहते कर हैं। रहे हो ना, हो सकता है कि कभी आपको भी साथ मिले। नहीं नहीं, हम भी यही चाहते हैं, हमारा भी कोई ये नहीं है यार, लेकिन एक तो विजन होता है। देखो जो मेरा विजन है, जो मेरे पूरे के पूरे जो हमारा ट्रस्ट ऑफ हिंदुस्तान है, उसमें समझ रहा जितने हूँ। भी हमारे नेशनल इंटरनेशनल मेंबर्स हैं, उनका एक विजन है एफवी को लेके, फाइनेंशियल वैल्यूज को लेके, कि भाई हम एक ऐसा अगले इसी साल लास्ट तक 5G आने वाला है, ठीक है। तो हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि अपने उस 5G को मैं अपने लोगों के लिए कैसे बेनिफिशियल बनाऊं कि मेरा आदमी 5G पे खर्चा ना करके कमाई शुरू कर दे। बिल्कुल। तभी तो मजा आएगा ना। 5G आ रहा है आपके देश में तो हम उसको कमाई का साधन बनाएं। लेकिन अगर मैंने अपनी जनता को 5G के लिए तैयार ही नहीं किया तो वो 5G उसके ऊपर लाइबिलिटी बन जाएगा। आज हर घर के अंदर 1500 रुपए से, दो मेरे घर में 6 मेंबर हैं, 6 के 6 मेंबर हर महीने 400 रुपए का रिचार्ज करवाते हैं। तो वो एक खर्चा अलग से जुड़ गया ना। अब उस खर्चे को हम इस तरह से कम कर सकते हैं कि मैं एक गांव में एक कंपनी शुरू करवाऊं कि भाई मैं ब्रॉडबैंड कंपनी शुरू करवा रहा हूं, और ये ब्रॉडबैंड कंपनी में जो आपके 2400 रुपए या 3000 रुपए या 2500 रुपए लगते हैं, आप अपने घर में लगवा लो। इसके 300-400 रुपए का खर्चा है, वहां पे 2000 रुपए तो आपके पर मंथ सेव होने लग गए। आपकी स्पीड 5G आनी शुरू होगी, आप फिर बिजनेस शुरू कर सकते हो। वहां से अमेजोन की डिलीवरी शुरू हो सकती है, वहां से फ्लिपकार्ट शुरू हो सकती है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। बहुत सारी चीजें शुरू हो सकती है। लेकिन अगर आपका वो विजन ही नहीं है तो हो सकता है ये और भी इससे अच्छा विजन भी हो सकता है किसी का,
लेकिन हमारा जो पर्टिकुलर एम्फेसिस रहता है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर रहता है कि भाई अगर बाजरी के अंदर नुड़ा निकालना है अपने, तो उस नुड़ा के लिए मैं मशीन क्यों नहीं लेके आता, जो मशीन अब मेरा किसान है वो बेचारा 1 किले का नुड़ा निकालने में 6 दिन लगा देता है, जबकि ऐसी मशीन आ रखी है कि वो नुड़ा 1.5 घंटे में आदमी निकाल देगा, लेकिन उस मशीन के ऊपर काम तो करना पड़ेगा ना। हाँ, मेन पावर कम हो जाता है उससे। हाँ, तो उसमें जब उस आदमी के 5 दिन बच जाएंगे तो वो उन 5 दिनों में कुछ और काम करेगा, कहीं ना कहीं और कहीं से कमाएगा। तो एक हर नेता की, और बड़े भाई हैं हनुमान बेनीवाल, वो इंसान हैं जिन्होंने हमारे ऊपर उस वक्त मतलब एक छोटे भाई जैसा प्यार दिया, और वो उनका फर्ज था अपने छोटे भाइयों को, और उन्होंने सिर्फ मेरे को नहीं बहुत सारे लोगों को प्यार दिया, और उनके अच्छे और उज्जवल भविष्य की कामना हम सदा करते रहे। उम्मीद है कि आगे भी आपको मिलता रहेगा इनका। आप भी अरे समझते हैं अच्छी तरह ये चीजें, बड़े मजे में राजनीति खिलाड़ी हो, ऐसी बात नहीं है। राजनीति भाई साहब, राजनीति बहुत टेढ़ी चीज है। तो अभी पिछले 2 दिन पहले इमरान खान की सरकार टूटी, तो उसमें पाकिस्तान। राजनीति देखते आप, क्या शानदार राजनीति हुई। तो राजनीति के जो पैंतरे हैं ना, वो पैंतरे स्ट्राइक करते हैं एकदम से। और इस टाइम तो आपके राजस्थान में बहुत प्यारी जो बीजेपी है, एक बहुत प्यारी रचना करने में लगी हुई है, और कोई मेरा डिवाइडेशन तो हो पर रखा है बीजेपी का, बहुत उसको प्यारी अगर व्यू मेंटेन रचना बन टाइम पे रही नहीं है। किया तो ये बड़ा नुकसान है। मेंटेन लड़ाई हम एक बहुत बड़ी घटना देखेंगे सितंबर के सराउंडिंग में इस देश के अंदर, और वो घटना सारे के सारे जो हमारी जितने भी हमारी धारणाएं हैं, जितनी भी हमारी प्लानिंग है, वो सब कुछ बदल देगी। वो घटना इतनी बड़ी होगी तो आपको कैलकुलेट वो आज से ही करनी पड़ेगी। किसी भी इलेक्शन की तैयारी 6 महीने पहले नहीं होती, ये हमने पिछले इलेक्शन में करके देख ली। आपको इलेक्शन की तैयारी के लिए कम से कम 1.5 साल चाहिए। आपको 1.5 साल पहले अपने मुद्दे निर्धारित करने पड़ते हैं। बेरोजगारी इस बिल्कुल। देश में कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई इस देश में कोई मुद्दा नहीं है। अगर ये चीजें मुद्दा होती तो यूपी में योगी जी इलेक्शन ना जीतते। तो ये कहीं पर भी मुद्दा नहीं। इस देश में आज के दिन मुद्दा है विजन, कि आपका विजन क्या है, आप अपना विजन बताइए। तो जब तक आप अपना विजन क्लियर नहीं करेंगे, एक विजन डॉक्यूमेंट नहीं निकालेंगे, हर बड़ी पार्टी अपना विजन डॉक्यूमेंट निकाल के मतलब ये मेरा विजन है अगले 50 साल के लिए। हाँ, मैनिफेस्टो में भी विजन ही आता है। हाँ, तो वो विजन बनाना बहुत जरूरी है। उस विजन पे हर पार्टी को काम करना चाहिए। चुनाव शुरू हो चुका है राजस्थान में, तो अब जो आदमी जितना जल्दी शुरुआत कर लेगा इलेक्शन की, वो आदमी उतना जल्दी ही बढ़त ले लेगा, और अगर आप लेट हुए तो दूसरा आदमी बहुत ज्यादा बढ़त ले जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल है। तो ये बात है भाई, और लंबा चौड़ा टाइम हो गया, 9:30 और हो गए, मैं भी चलता हूँ। अभी आप आओ, सारे, मैं बिल्कुल यार, आप आओ कभी दिल्ली साइड आओ तो मेरे को एक बार बताना। तो जरूर जरूर मिलेंगे आपसे। हाँ, क्योंकि आप जब भी इस साइड बाकी आओ। प्रोफेशनली तो इतना ही हो सकता है, पर्सनली इसमें ज्यादा कभी अरे मिलके कोई करेंगे। दिक्कत नहीं है भाई साहब, अब जब भी इस साइड आए, और जितने भी भाई यहाँ पे जुड़े रहे, अजय भाई कह रहे हैं कि देव भाई साहब आवाज में डिस्टर्बेंस। अरे भाई मैं जा रहा हूँ, 1.5 घंटा हो गया यहाँ राम बैठे राम। हुए मेरे को। हाँ, चलो ठीक है भाई साहब, आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और परमपिता परमात्मा बिल्कुल। मेरे महादेव का वो लाख लाख मैं, अच्छा केसर देव भाई को जरूर जोड़ूंगा यार मैं, भाई मेरे को बड़ा प्यारे लगते हैं। आधे मिनट की बात, 30 सेकंड की बात हाँ जी, होगी भाई, मैं आपको बताना चाहूँ। वही बोला, आपके आधे मिनट की बात के एक बाद अपने देश में एक ये बहुत बड़ा एक आजकल चल रहा है रोजगार को लेके। अच्छा कोई केसर हमारे भाई पास भाई रोजगार राम नहीं। राम। केसर भाई कैसे हैं आप? राम राम भाई। राम राम जी भाई साहब, कैसे हैं केसर भाई आप? बढ़िया भाई साहब, बढ़िया बढ़िया। और घर परिवार में बताओ सब कैसे हैं? वह सब बढ़िया है। आप जो काम कर रहे हो ना सबसे बढ़िया कर रहे हैं। जाटों की समझ में आ नहीं रहा है। नान तो जाटा की समझ में आया कि है जाटा की समझ में आया कि हैं? ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हाँ। भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। तो इनकी समझ में तो यार मुंह हाँ, ये। जाटा कौन समझ में आवे। जाटा का दे आओगे दे दाऊं तलवार में कटेगा तो समझ में आओगे। हाँ जब जब इनकी लड़कियों को उठा उठा के दोबारा से बेचा जाएगा ना, हाँ
तब समझ जिया में औरंगजेब करतो ने तो समझ में आओगे हाँ, आगे। वही चीज जब फिर तो अच्छा एक ये आ रही है गौतम भारद्वाज। अरे कौन है ये अर्चना गौतम? भाई पता नहीं अर्चना गौतम कौन है। भाई ने 4 बार लिख लिया अर्चना गौतम को लेके आऊंगा। शूर्पणखा है क्या? हस्तिनापुर वाली। अच्छा वो वाली। अरे स्वागत है आपका। आप कब आ रहे हैं हमारे हाँ पास? हाँ, आओ आओ आओ, कदे आओ। आओ, आपका तो इंतजार है भाई। आपका तो हाँ इंतजार। और केसर भाई आप कैसे हैं? बढ़िया भाई साहब, दया आप भाइयों की। मेरी कोई दया नहीं। दया परमपिता परमात्मा महादेव की है और उसकी दया मेरे परम ऊपर भी है, पिता उसकी दया आपकी। परमात्मा शिव भगत की दया है। बस बस उसी की दया है। तो ठीक है हाँ केसर भाई, काफी लेकिन टाइम हो गया। आप अपने वाले ने समझते नहीं है भाई। अरे तो तंग भी तो अपने वाले सब तक गणे हो रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं समझते तो यूं बताने 1 साल कोई तक यहाँ कोई बैठे कोई रहे। कोई 1 इंग्लैंड साल तक जाके भाषण करे, कोई अमेरिका जाके भाषण करे, या पता नहीं कहीं कहीं सनातन कर धर्म लो। की चीज है वो आगे समझ में को हाँ, नहीं आवा है। सनातन धर्म को समझने के लिए आईक्यू का लेवल चाहिए 140। अब थोड़ा 140 थोड़ी थोड़ी आईक्यू है ही नहीं। ये है नहीं, 80 थोड़ी 80 थोड़ी आईक्यू इंग्लिश के। इंग्लिश थोड़ी थोड़ी इंग्लिश पढ़ के कोई अमेरिका में जाके पढ़ के ये मैं वीजा पास कर दूं वो कर दूं, और कोई भाई इंग्लैंड में जाके, पता नहीं कोई ऑस्ट्रेलिया में जाके। सर भाई अरे तो अंग्रेजी को यूरोप में वल्गर लैटिन कहते हैं। वल्गर हाँ लैटिन। जो यूरोप का सबसे घटिया आदमी होता था ना, जो यूरोप का हाँ सबसे घटिया आदमी होता था वो इंग्लिश बोलता था। सही है। उसको ये कहते थे वल्गर लैटिन, और अंग्रेजी बोलने वाले को ये अपने साथ भी नहीं बिठाते थे। और ये हमारे आदमियों को ना मुंह पहनने की आदत होती है। जो जो पूरी दुनिया थूक देगी ना वो ये उठाएंगे। हाँ अब वो ये उठाएंगे, इंग्लिश सही में बात है बैठ तो। के तो अरे किसी किसी को जोड़ो ना। मैं हाँ केसर भाई मेरे साथ जोड़ दिया करो। मैं सड़कों की रेल बना दूंगा यहाँ पे। मैं उनका इंग्लैंड रेल ही के उतार दूंगा। सुबह कई मेरे पास भी मैसेज आएंगे, ओ तू के बोल रहा है, अरे के गलत बोल रहा हूँ। गांव में भाईचारा भाईचारा का है कड़ा है, भाईचारा बचा ही नहीं। हाँ भाईचारा कितने बच्चे तुम दरगाह के आगे तो दरगाह के आगे तो मुद्दे पड़े हो। और भाईचारा तुम भाईचारा रखेंगे। भाईचारा जब बचेगा थारा ढूंगा काट के लटकाऊंगा तो बचेगा भाईचारा। हाँ इनके याद नहीं है ना, जब एक है ना 623 ईस्वी में ईरान के अंदर, ईरान का नाम होया करता आरियाना। हाँ वो तो ओड़े भी इनके ढूंगे काटे गए थे, ये भूल गए। फिर इराक इराक का नाम होया करता आर्याक। आर्याक में भी इनका ढूंगा काटा गया, ये भूल गए। फिर एक देश था हजारा जाट। पूरा देश था वो हजारा हाँ जाट। वो सारा देश खत्म कर दिया। ये इन्हीं नहीं, के सुबह ढूंगे। एक दोपहर में एक देखियो कमेंट बोले बोले हम तो वो एक चौधरी लगा रखे आ गया था। चौधरी तो बेटी जो तू चौधरी क्या मिलेगा, डर के लगाया था चौधरी, नाम बदल दियो चौधरी लगा दियो। बेटी तो हाँ थारी हिम्मत ही कौन, धर्म बचाने की हिम्मत ही नहीं थी तुम्हारी, जब चौधरी लगा दिया तुमने, नाम इकबाल चौधरी कर दिया, तुम्हारी हिम्मत ही नहीं थी। तुम भाई इतने हिम्मत वाले होते तो धर्म ही ना बदलते। हाँ तुमने हाँ, तो धर्म वही तो मैं बेचा। कमेंट करे उन्हें। आज तुम चौधरी बन गए। और इनका सब तक फेवरेट कि मुसलमान तो तुम्हारा भाई है और ब्राह्मण तुम्हारे दुश्मन। अब वो हाँ ब्राह्मण बताओ। जो पिछली 20 25 30 50 पीढ़ियां तक हमारे गिल्ले रहे हैं, अगला बात भरे है, अगला उसे मंदिर में धोखे है, अगला सारे रीति हम्म रिवाज करे है, मेरे ब्याह में आना जाना, मेरे बाता में आना जाना, वो तो मेरा दुश्मन। और जो आदमी बकरीद पर बकरे बका बक काट के, जिसके साथ मेरा खाना पीना नहीं मिलता, जिसके साथ मेरे रीति रिवाज नहीं मिलते, जिसके साथ मेरा पहनावा नहीं मिलता, वो आदमी मेरा भाई। सही है। ये मैं भी किया अरे करता यार टीचर, ऐसी ऐसी बातें। एक टाइम पे ना एक वक्त था केसर भाई, मैं भी ऐसी ऐसी बातें किया करता। हाँ नहीं, मैं भी बैक किया था थोड़ा, मैं भी बैक किया था थोड़ा, इसी बात नहीं थे तो नहीं, मैं भी बैक किया था। तो महादेव की बहुत बहुत भक्ति रही और बहुत बहुत आशीर्वाद रहा। मैं तो है ना सांस हर सांस के साथ कहता हूँ कि हे महादेव, इतना बड़ा कर्म किया है तूने मेरे ऊपर कि तू दोबारा से मेरे को तू नहीं, अब उल्टी महादेव की कृपा चालू हो गई है, देव भाई निरंकार चालू है हो गई जो जी, वो है। निरंकार निरंकार उसी की कृपा शून्य है। शून्य वही है। देव ही मेरे को बोलते हैं, देव ही आपको बोलते अरे भाई हैं। साहब, चलो ठीक है केसर भाई, मैं ना एक बार काफी टाइम हो गया तो आप सारे भाई, अरे गौतम भारद्वाज तू अगर उसको ना लाया तो फिर बताएंगे तेरे को। आगे तो तू हाँ बराबर भाषण नहीं देंगे, इतना हमें उरत है।
आई सुनो, अर्चना जरूर लानी है। चलो ठीक है भाई साहब, आप सारे बड़े भाइयों को मेरा प्रणाम। आप सबको महादेव सुख समृद्धि शांति दें, और मेरे सुनने वाले जय जितने भी भाई, हिंदुस्तान, जय हिंदुस्तान। जय हिंद भाई साहब, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आप सब